ये कॉन्वर्सेशन है, वो कॉन्वर्सेशन चलती रहनी चाहिए। आपकी राइटिंग इतनी करेक्ट और इतनी कन्विंसिंग होनी चाहिए। What can that demonstrate that you have some effort to learn about the company and organization? हर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी मेहनत कर लें, 15-20 मिनट लगा लें, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट लेटर भेजें, उसके वर्ड्स चेंज करें। आजकल बहुत ज़्यादा जो राइटिंग है ना वो ईमेल पे हो रही है कि आप ईमेल की, आपको रिप्लाई आया, अब आपने जो बाकी रिप्लाई आया है ना वो आपने व्हाट्सएप की तरह कर दिया। आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट है, पिछले भी इम्पॉर्टेंट थे लेकिन आज का प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होना चाहते हैं तो एक आपका तारुफ आप खुद हैं। आप आते हैं, आप कैसे बात करते हैं, आप ऐसे कैसे खड़े होते हैं, आपके कपड़े कैसे हैं, आपका अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। ख़वातीन से भी मैं यही कहना चाहूँगा। तो एक आपका तारुफ ये है कि जब आप किसी शख्स के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने नहीं होती तो वो आपका लिखा हुआ पढ़ता है। उस लिखे हुए पढ़ने की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, वो आपका एक तारुफ होता है और वहाँ पे ही ये डिसीजन होता है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका प्रोजेक्ट पूरा होगा या नहीं होगा, आपकी बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। इसे कहते हैं प्रोफेशनल राइटिंग। प्रोफेशनल राइटिंग के कुछ फंडामेंटल्स हैं। इसका जो पहला स्टेप है, स्टेप 1, वो है असेस। आपने करना ये है कि आपने उस सिचुएशन को देखना है और उस ऑडियंस को देखना है और अपने पर्पस को देखना है, क्योंकि हर राइटिंग का कोई ना कोई टारगेट होता है। जो अखबार में लिखा जाता है, जो उधर लिखा जाता है, क्या नाम है इसका, किसी रिसर्च पेपर में लिखा जाता है, उसका टारगेट ऑडियंस जो है वो ज़्यादा होती। लेकिन जो प्रोफेशनल राइटिंग होती है उसका टारगेट ऑडियंस सिर्फ एक बंदा होता है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ लिखेंगे जो उस एक बंदे के साथ कनेक्ट करेगी तो आपका पर्पस जो है वो पूरा हो जाएगा। प्रोफाइल्स ऑफ ऑडियंस में आप ये देखें कि जिसके लिए आप लिख रहे हैं उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, लैंग्वेज कैपेसिटी क्या है, आपका उसके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। पर्पस का क्या मतलब है? पर्पस की 3 बेसिक कैटेगरीज हैं। पर्पस की पहली कैटेगरी जो है वो इन्फॉर्म करना है। इसमें आप बताते हैं कि ये हो गया है। आज मसलन मुझे इन्होंने बताया, हमारी जो टीम ने, कि जी पिछले दफ़ा जो हमारा पिछला जो सेशन था हफ्ते को वो कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया। ये एक इन्फॉर्मेशन की थी जो इन्होंने मुझे दी। उसमें इंस्ट्रक्शन है, इंफॉर्मेशन है, वार्निंग है, क्लैरिफिकेशन है। ये मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ राइटिंग है। ज़्यादातर जो आप राइटिंग करेंगे वो यही करेंगे। ये जो आप व्हाट्सएप करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, ये सारे का सारा इन्फॉर्म करना होता है। मैं आ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुमने ये देखा, ये ख़बर सुनी, ये मैसेज देखा, वीडियो। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइटिंग है वो सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी की राइटिंग में, जो सेकंड कैटेगरी की राइटिंग है उसे कहते हैं परसुएड करना। परसुएड करने का मतलब ये है कि आपने अपना ऐसा इम्प्रेशन बनाना है कि आप किसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें, सेल कर सकें। आपने मैसेज किया है कि जी मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये इस फाउंडेशन में काम मिल जाए, या मैं इनके साथ कोलैबोरेशन करना, या ये मुझे एज ए वीडियो बनाने वाला हायर कर लें, या ये मैं इनके साथ आके इधर लेक्चर दूँ। अब आपने परसुएड करना है। एक परसुएड करने का तरीका ये खुद आ जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई मैसेज करें, कोई ईमेल करें किसी को, कि वो पढ़ के तो आपको मौका दे दे जो आपने किया है। और यहाँ फिर रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट में आपने कुछ चीज़ मांगनी है या कुछ काम करना है, तो सबसे जो बेसिक रिक्वेस्ट है उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप लिखते हैं ना, लीव की एप्लीकेशन, फलां फलां। तो ये 3 बेसिक कैटेगरीज हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है वो ये होती। अगर आपकी राइटिंग में जान है तो आप किसी को परसुएड कर लेंगे कि वो आप जो कह रहे हैं वो मान लें। तो एक था असेस। असेस के बाद है राइट, विच इज़ ड्राफ्ट राइट। मेरी राय में ये, वैसे भी मेरा ज़्यादा तजर्बा है, मैंने आपको, मेरा जो मेन आर्गूमेंट है इस सारे कोर्स का वो ये है कि राइटिंग इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। आप लोग अब इस पे कन्विंस हुए हैं कि नहीं? कि इट्स नॉट नेचुरल कि आप उठेंगे तो आप लिखना शुरू कर दें।
ये एक स्किल है, जिस तरह कुर्सी बनाना, केक बनाना, सड़क बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये बनाना है, इट्स अ कंस्ट्रक्शन। तो जब आप उसको बनाते हैं तो उठ के बनाना नहीं शुरू कर देते, आप पहले उसको समझते हैं, उसकी फाउंडेशन बनाते हैं। इसी तरह राइटिंग की भी फाउंडेशन है। सबसे ख़तरनाक गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि अगर हमने कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ राइटिंग, प्रोफेशनल राइटिंग करना है, उसका ड्राफ्ट नहीं बनाते। आपने ड्राफ्ट, अभी मैं आगे जाके ये भी डिस्कस करूँगा कि ड्राफ्टिंग और एडिटिंग दो अलहदा चीज़ें हैं। ड्राफ्टिंग जो होती है ना वो बेसिक कंटेंट की होती है, एडिटिंग जो होती है वो, एडिटिंग क्या होती है बताइए? एडिटिंग बिल्कुल बेटी ने ठीक बताया। एडिटिंग ये है कि फाइनल भी जब आपने कर लिया तो आपने उसमें कोई मिस्टेक्स ढूंढनी है। वो मिस्टेक हैं स्पेलिंग की या टाइपिंग की, कोई ग्रामर की, लेकिन वो ड्राफ्टिंग नहीं है। ड्राफ्टिंग तो ये है कि आप किस तरीके से कहना ये चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर का मौका दे दिया जाए, अब आपने उसके लिए अपने आप को कैसे पिच करना है, ये ड्राफ्ट है। आप कहेंगे कि मेरा तजर्बा है कि मैंने ये काम किया हुआ, अब आपका तजर्बा भी नहीं है, फिर क्या कहेंगे आप? फिर आप सोचेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं अच्छा रीडर हूँ, मैं ये बुक्स के बारे में बात कर सकता हूँ। तो अब आपने अपनी जो पिच की है ये आपका ड्राफ्ट है। तो अगर एक दफ़ा आपने पिच किया, इसे कहते हैं पिच। कोई भी चीज़ जब आप सेल करते हैं ना, चाहे अपने आप को भी सेल करें, उसे मार्केटिंग की, कोई MBA वाले हैं, मार्केटिंग की ज़ुबान में उसे कहते हैं पिच। आई डोंट नो वाई पिच कहते हैं, मुझे नहीं पता इसका ओरिजिन क्या है, लेकिन जब आप मार्केटिंग के लिए अपने आप को पेश करते हैं तो ये आपकी पिच होती है कि मैं इधर आया हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैंने कहा कि ये किसी को भी बुला सकते थे, मतलब जानने के अलावा आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, सारे लोगों की ख्वाहिश होगी, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा इन्होंने मुझे मौका क्यों दिया है कि मैंने मुकाबले के इम्तिहान में इस राइटिंग का इम्तिहान पास किया तो मेरी क्वालिफ़िकेशन होगी। उसके अलावा मैं राइटिंग का कोर्स पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। तो अब ये मेरी पिच है, ये दोनों चीज़ें कि एक, और मैं बुक्स पढ़ता हूँ 3। तो जब ये 3 मैंने चीज़ें बताई तो ये यकदम नहीं मुझे याद आ गई, तो मैंने इसको कहीं लिखना है और फिर मैंने इस ड्राफ्ट पे काम करना है। अच्छा जी, फॉर लॉन्गर यूज़ योर आउटलाइन, राइट सेक्शन बाय सेक्शन, पॉइंट बाय पॉइंट। अगर आपका डॉक्यूमेंट जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है वो छोटा है तो फिर आप एक ड्राफ्ट बनाएं। अगर आपका बड़ा लंबा डॉक्यूमेंट है जैसे कोई रिपोर्ट है तो फिर एक आउटलाइन बनाएं। सबसे ज़्यादा जो मैंने इस पे फ़ायदा उठाया है और अपनी राइटिंग में मेहनत करने के, ये है कि ड्राफ्ट लेके उसका प्रिंट लेके फिर एक दफ़ा पढ़ें कि ये ठीक है कि नहीं, ताकि वो जब आपको कागज़ पे कुछ चीज़ पढ़ते हैं ना, कंप्यूटर पे पढ़ने से वो ज़्यादा उसका होता है। और फिर उसको थोड़ा मैरिनेट करें। मैरिनेट करने का क्या मतलब है? मसाला, बहुत शाबाश। जिस तरह मुर्गे को मसाला लगा के फ़िश को रख देते हैं ना, उस तरह उसको मैरिनेट करें। अब मैं आपको उसकी मिसाल दे दूँ आपके लिए। अगर आप सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं तो आप अगर बाहर जाना चाहते हैं, अभी इसमें शायद आगे मैं डिस्कस भी करूँ, मुझे अब याद नहीं कि इसमें या इससे अगले में सेशन में बहर वो आ जाएगा, कि आप स्कॉलरशिप्स के लिए जाना चाहते हैं तो आप उसका एक प्रपोज़ल बनाते हैं। अगर PhD के लिए होता है तो उसका प्रपोज़ल होता है। अगर आपका मास्टर्स का स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए आपको एक कवर लेटर बनाना पड़े। तो अब वो जो कवर लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ या प्रोजेक्ट है, वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ क्या है? वो ये है पर्पज़, ये। तो अब आप स्टेटमेंट बनाई। अब मैं भी आजकल एक और बना रहा हूँ PhD के लिए, बाहर के लिए। तो अब वो मैंने कम से कम महीना पहले बना के रखनी है, पहले 1 महीना पहले उसको पढ़ना है। हालांकि मैं काफ़ी अपने आप को काबिल समझता हूँ, लेकिन अगर मैंने उसको आखिरी दिन बनाया तो वो कभी भी ठीक नहीं बनी। ठीक की क्या डेफिनेशन है? नहीं, ठीक की डेफिनेशन पर्पज़, और पर्पज़ के साथ मेरा प्रोफाइल जो है ना वो लिंक कर जाए। यानी मैं कोई आइंस्टाइन तो नहीं बन सकता, अब जो मैं नहीं हूँ वो नहीं बन सकता, लेकिन जो मैं हूँ वो मैं बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर लूँ, ताकि मुझे कोई वो ना रह जाए, कोई तशनगी ना रह जाए, कोई गिल्ट ना रह जाए कि हाँ मैं ये कह सकता था। और उसके लिए आपके पास जगह ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादातर जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है ना वो एक सफ़े पे आती है, और एक सफ़े का मतलब ये है कि एक पैरा, दूसरा पैरा, तीसरा पैरा और चौथा पैरा। ये मैंने ऐसे बना के रखे हुए हैं
कि पहले पैरे में क्या बात करनी है, दूसरे पैरे में क्या बात करनी है, तीसरे, और इस एक पेज पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, SOP स्टेटमेंट, इस एक पेज पे मैंने अपने बारे में सारी बातें कर देनी है। मेरे पास 10 सफ़े लिखने का, उन्होंने 10 सफ़े लिखने का किसी के पास टाइम नहीं। तो अब ये इसको मैंने मैरिनेट करना है कि मैं इनमें से इतनी फाइनली निकाल लूँ कि जब ये एक सफ़ा आए तो वो हज़ारों में से इसको सिलेक्ट कर लें। एडिटिंग जैसे मैंने कहा कि एक तो ओवरऑल इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है? इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है? उसका असर है या नहीं। फिर आप दोबारा ऑडियंस और पर्पस एनालिसिस में जाएं और ये देखिए कि ये आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डज द ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि आप चाहते थे वो उसको मिल गई है। फिर उसके बाद पहले आपने ओवरऑल किया एडिटिंग, फिर पैराग्राफ और सेंटेंस लेवल पे चले गए, और जो आपने पुराने पढ़े हैं ना, जो हमारे सेशंस थे पैराग्राफ पे, क्लॉज, वोकैबुलरी, वो वहाँ पे आप उनको यूज़ करेंगे कि भाई ये ठीक मैंने लिखा है या नहीं। ये जो हैं ज़ाहिर है ये ट्रांजिशन आप देंगे वो तो आपने अभी बात कर सकती हैं। हाँ, ये थोड़े से दोबारा टेक्निकल सी हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहता कि जी आपने कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, फ्रैगमेंट्स कहाँ पे देने हैं। रन इन सेंटेंसेस कहते हैं, आई वुड लव टू राइट इंग्लिश, आई वुड बी वेरी गुड एट इट, यानी 2 सेंटेंस बगैर वजह इकट्ठे लिख दिए। इसको हम आगे जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है ये पार्ट जिसमें आप प्रोफेशनल राइटिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये एक्यूरेट होने का मतलब ये कि आप कोई ऐसी बात ना करें जो इनकरेक्ट है। इररेलेवेंट भी वो अलग कैटेगरी है, लेकिन एक्यूरेट होना है कि मसलन आपने मास्टर डिग्री में 2nd डिवीज़न लिया, आप कहें मेरी 1st डिवीज़न है, तो ये फ़ायदा नहीं होगा, कोई आपकी डिग्री देख लेगा बाद में। तो दिस इज़ एक्यूरेसी। मेरा 5 साल का तजर्बा है तो आपने कहना मेरा 5 साल। हाँ, आप उसको ये प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका तजर्बा कैसे ज़्यादा रेलिवेंट है, उसमें रेलिवेंस 2nd कैटेगरी में, लेकिन 1st कैटेगरी एक्यूरेट, इन बात तो सही करें क्योंकि अल्टीमेटली पीपल विल फाइंड आउट। दूसरा, ये बार बार एक्टिव वॉइस है तो इसकी कुछ मिसालें भी मैंने लिखी हैं। बस सबसे बुरी बात ये लगती है कि आपकी लिखें कि द ईमेल वाज रिटन बाय मी, बस यू रोट, द स्टूडेंट्स वर गिवन पुअर ग्रेड्स। फिर क्लैरिटी, आप जो कहना चाहते हैं वो कह दें। फिर कंसाइजनेस का क्या मतलब होता है? शॉर्ट। प्रोफेशनल राइटिंग का ये बहुत ही बड़ा एक तो हमारे पहले दिखाते थे ABCD, पता नहीं ABCD इस तरह कहते थे। A कहते थे एक्यूरेट को, B कहते थे ब्रीफ को, C कहते थे कॉम्प्रिहेंसिव को, पता नहीं D भी कुछ कहते थे। इसी तरह की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं आप किताब में भी, वैसे भी ऑनलाइन भी, लेकिन मेरी राय में ये कंसाइज और फिर कॉन्वर्सेशनल प्रोज, यानी फिर भी उसके अंदर एक फ़्लो होना चाहिए, वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। फिर करेक्ट हो, पॉजिटिव हो, शॉर्ट पैराग्राफ हो और कोई बायस उसमें नज़र ना आए। ये ज़रा गौर कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट के मुताबिक आप थोड़ा सा देखिएगा कि किस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में किस तरह की स्ट्रक्चर और किस तरह का स्टाइल चाहिए, फॉर्मल स्टाइल और इनफॉर्मल स्टाइल। अब मैं आप इसको मिसाल देता हूँ कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो फॉर्मल स्टाइल है ना वो इन डॉक्यूमेंट्स में चाहिए जिनको ऑफिशियल लेटर, लॉन्ग रिपोर्ट्स, रिसर्च और प्रपोजल, इसमें एक फॉर्मल स्टाइल चाहिए। इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स में इनफॉर्मल स्टाइल भी चल जाएगा, जैसे ईमेल है, टेक्स्ट है, व्हाट्सएप है, रूटीन। ऑल्दो अगर आप व्हाट्सएप ईमेल के ज़रिए अपना ऑफिशियल लेटर भेज रहे हैं तो वो फॉर्मल बन जाएंगे। जब फॉर्मल हो तो उसमें आपने इन चीज़ों का नहीं कहना, इन चीज़ों को कहीं नहीं लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सनल प्रोनाउंस, लिमिटेडली IAV लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप इसको IAV की बजाय आप इसको वैसे प्रोनाउन में लिखते हैं। आप इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं करते, यानी कोई ये नहीं करते कि आप इसमें सडन जंप्स करें या इसमें ब्रेक्स देना शुरू कर दें अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह आप उसमें करते हैं। क्या नाम है, मैसेजेस में ना एक चीज़ होती है कि आप ना ज़्यादा शॉर्ट हो गए ना काफ़ी सारी चीज़ें मिस करते हैं, जैसे जंप नहीं लगाते कि आप ये डिस्कस कर लें। फिर नो फिगरेटिव लैंग्वेज और क्लीशे क्या चीज़ होती है? क्लीशे, हाँ शाबाश, क्लीशे है जैसे वो नहीं कहते बर्न मिडनाइट ऑयल और ये वो। उसके साथ साथ
एडिटोरियलाइजिंग ये है कि उसकी गलतियां निकालें, लिमिटेड यूज़ ऑफ एडजेक्टिव करें, एक्सक्लेमेशन। इसमें ये वाली जो कॉन्ट्रैक्शंस है ना, जिसे मैं कह रहा था शॉर्ट करके किसी चीज़ को कहना, जैसे आरंट, या आप तो और कहना हो गया ना, वो क्या है LOL, ठीक है। और क्या है इसके अलावा? इसके अलावा जो शॉर्ट मैसेजेस में शॉर्ट वर्ड यूज होते हैं वो क्या है? गोनो, IDK क्या है? आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता था। हैं? वो क्या है? गेट वेल सून भी ज़्यादा हो गया है। नहीं तो मैं वैसे कहूँगा कि गेट वेल सून लिखते को मौत पड़ती है बंदे के लिए। हाँ, वो क्या है? माई प्लेयर, मैन आई डिडंट, TY क्या है? मैन, I only know two, AOA and LOL. AOA I use, LOL I don't. AOA, man I didn't know any of these. और क्या है? हाँ, I also write IA और MA, माशाल्लाह and inshallah, but not the get well soon and everything. So these are, अब आपके लिए इनका नाम हो गया जिसे कहते हैं, these are contractions. आजकल चूँकि बहुत सारी राइटिंग जो है वो कंप्यूटर पे होती है, तो कुछ कंप्यूटर के हवाले से अब ये इसके ऊपर एक चीज़ आ गई है जिसकी वजह से इसने, हाँ, राइट फर्स्ट फॉर्मेट लेटर, बहुत अच्छा आपने गेस किया। फॉर्मेटिंग इज़ नॉट राइटिंग। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है? जब आप कंप्यूटर पे किसी डॉक्यूमेंट का कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज़ फॉर्मेटिंग। उसके छोटा कर लो, बड़ा कर लो, फॉन्ट कर लो, ये चीज़ें। प्लेइंग विद द डिटेल ऑफ अपीयरेंस ऑफ योर पेपर कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ग्रैपलिंग विद दिस कंटेंट। पहले जो लिखना है लिखें, फॉर्मेटिंग बाद में करें। चूँकि कंप्यूटर पे जब आप लिख रहे हो ना, तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो फॉर्मेटिंग में गुजरता है। मैं वैसे अपनी प्रो टिप दूं अगर आपको, तो मैंने अब सबसे ज़्यादा जो हेल्प ली है वो ली है पावर पॉइंट टू वर्ड में। तो मैं अपने सारे जो डॉक्यूमेंट है ना वो पावर पॉइंट में, आप लोग पावर पॉइंट यूज़ करते हैं? yes. तो मैं अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स की आउटलाइंस है ना वो पावर पॉइंट पे बनाता हूँ, फिर मैं वो डॉक्यूमेंट उस पर बनाता हूँ। क्योंकि जब मैं डॉक्यूमेंट पे काम करता हूँ ना वर्ड में, तो मुझे ऐसा लगता है ये ब्लैंक है, मुझे लगता है कि वर्ड पे ऐसे पता नहीं ये कब ख़त्म होगा, क्योंकि वो आप लिखते जाते हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड भी अगर कम हो तो आपका ख़त्म ही नहीं होता, और आप उसको लिखते लिखते ही थक जाते हैं, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ना वो नहीं बन पाता। तो मैं दो काम करता हूँ, या तो मैं अपने कागज़ पे स्केच बना लेता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना नोट्स का, तो वो मैं ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के स्केच बना लेता हूँ कि मैं ये काम करूँ ना ऐसे। लेकिन अब मैंने जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा किया और उसने मुझे बड़ी हेल्प किया है कि उसकी वजह से मैं डॉक्यूमेंट बड़ी जल्दी बना लेता हूँ, वो है पावर पॉइंट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई भी रिपोर्ट बनानी है, आज का मैंने पिछले दिनों एक रिपोर्ट बनाई, वो एक्चुअली बड़ी ही जल्दी बन गई और उसका बड़ा फ़ायदा हुआ, बहुत सारे पैसे भी मिले। वैसे वो थी कि मैंने पहले उसमें 20 स्लाइड्स बना ली फ़ौरन, तो मैंने 20 स्लाइड बना के तो मैं उसके ऊपर काम करता रहा, क्योंकि 20 स्लाइड का मतलब ये था कि मुझे पता था कि इसके 20 पार्ट्स हैं, 20 से ज़्यादा मैंने नहीं बनाया। तो 20 स्लाइड में मैं हर स्लाइड पे काम करता रहा, कुछ स्लाइड पे मैं कंपैरिजन करता रहा, कुछ स्लाइड पे मैंने इस तरह वो जो वर्ड आर्ट है वो बनाता रहा। जब मैंने वो कंप्लीट कर ली ना, उसको मैंने वर्ड में ट्रांसफ़र कर दी और उसके जो बुलेट पॉइंट्स थे ना उनको आपस में मिला दिया। सो एक बुलेट पॉइंट को कई जगह पे एक पैरा बना दिया, आपस में मिला दिया, और उसके बाद मैंने उसकी सारी फॉर्मेटिंग कर दी। तो मुझे प्रेजेंटेशन को बनाने में लगे कोई 2-3 घंटे, और मुझे लिखने में उसको फॉर्मेटिंग करने में लगे कोई 2 घंटे। तो मैंने 4 घंटे में कोई 20 सफ़े का डॉक्यूमेंट बना लिया। अगर मैं 20 सफ़े का डॉक्यूमेंट एक सिरे से लिखना शुरू करता ना, तो वो मुझसे लिखा नहीं जाना, क्योंकि वो ऐसे जैसे सफ़र है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। सो मैंने ऐसे अब आजकल ये काम शुरू किया है कि मैंने जो भी हो, फिर प्रेजेंटेशन का एक फ़ायदा आजकल ये होता है कि अब ये जो है ना इस पे आजकल मैं लिख रहा हूँ, तो मैं ये करता हूँ कि जो ये मैंने लिखा हुआ है और जो मेरी वीडियो होती है ना उसको सुन के ना, तो मैं इसके नोट्स को इकट्ठा कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कोई बुक बना लूँ। तो आपको मेरी प्रो टिप ये है कि इफ़ यू वांट टू मेक अ लार्जर डॉक्यूमेंट,
पावर पॉइंट इज़ रियली अ यूज़फुल टूल। जस्ट 10-12 स्लाइड्स बना लें, हर स्लाइड जो है वो एक पैराग्राफ बन जाएगी या एक आइडिया बन जाएगा, उसको बाद में पेस्ट करें और फिर उसको आपस में मर्ज कर लें। अच्छा जी, टू स्टार्ट विद जस्ट एट द आउटसेट टू मेक योर स्ट्रक्चर विजिबल। अच्छा, अब तो ये है कि जैसे अगर आप लंबी रिपोर्ट बना रहे हैं ना, तो मैंने ये शुरू किया कि आप एक से ज़्यादा टाइप के फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मसलन कंप्यूटर पे कौन कौन से फॉर्मेट अवेलेबल हैं? कभी आप वर्ड में काम करें तो आपको पता चले थोड़ा सा, या आपने किया हो, क्योंकि जो स्पेशली अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आपने किसी को कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट भेजना है ना, तो उसमें स्ट्रेट टेक्स्ट जो है ना वो बड़ा हैवी हो जाता है। तो उसमें फिर ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा सा टेक्स्ट दें, एक फॉर्म, फिर एक फॉर्म है बुलेट्स दें साथ, फिर टेबल्स, और कौन कौन सी किस्में हैं? हाँ, ग्राफ तो वो होगा जब आपके पास डेटा होगा। उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा यूज़ अब कर रहा हूँ बॉक्सेस। सो बॉक्सेस में क्या होता है कि कुछ लिखा तो जो एग्जाम्पल है ना वो बॉक्स में साथ दे दी। तो जब आप एक बॉक्स में एग्जाम्पल देंगे ना तो वो ज़्यादा कैची लगेगी। तो इस तरह आप नंबर ऑफ़ फॉर्मेट्स जो है ना उसको अपनी रिपोर्ट्स में यूज़ करें। अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, स्पेशली रिपोर्ट्स में, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो फिर ये यूज़फुल नहीं है। लेकिन अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं प्रोफेशनली तो फिर आप कोशिश करें कि ये सारे, लेकिन उसमें एक नहीं यूज़ करना चाहिए। मसलन अगर आपकी किसी ने रिपोर्ट देखी ना जिसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स हुए तो वो बिल्कुल उसको काट देंगे, क्योंकि सिर्फ बुलेट पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि ये बड़ी थॉटलेसली लिखी गई है। क्योंकि बुलेट पॉइंट जो होता है ना, बुलेट्स आर बेसिकली एन आउटलाइन, बुलेट्स आर नॉट आर कंप्लीट कंपोजिशन। बुलेट्स होती ही आउटलाइन है। तो जो पढ़ने वाला है ना वो समझता है कि इसने आउटलाइन दे के ना जान छुड़ा ली। सो बुलेट्स बीच में थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, टेक्स्ट भी आना चाहिए, कोई एक आधा टेबल। अच्छा, अगले दिन एक रिपोर्ट हम देख रहे हैं, वो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में उन्होंने कार्ड दी। उसमें उसने पता है कि बंदे ने क्या किया, उसने ना सारे टेबल बना दिए, एक टेबल, दूसरा टेबल, तीसरा टेबल, चौथा टेबल। ना कोई उसकी एक्सप्लेनेशन, ना कोई उसकी कोलैबोरेशन की ये क्या है। तो वो सारे का सारा कट गया। सो बेसिकली जो अच्छा टेक्स्ट होता है वो इन सब का एक मजमुआ होता है। आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, फिर कुछ बुलेट पॉइंट दें, फिर एक आधा टेबल दें, फिर कुछ 2-4 ग्राफ, और यू विल फाइंड कि ये आपकी जो रिपोर्ट्स होंगी, या आप लोग ये जो पेपर लिखते हैं कि नहीं, उसमें अगर ये पांचों फॉर्मेट अब यूज़ करेंगे तो वो बेहतरीन लगेगी। और अगर आप प्रोफेशनली भी ऐसी रिपोर्ट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगेंगी। ये तो ज़ाहिर है पैरानोया आपको होना चाहिए कि आप बना के वो ना कर दें। एक और ऑप्शन होती है, पता नहीं आपने वर्ड में देखी है या नहीं, आपको वो देखिए सेव चेंजेस की ऑप्शन का आपको पता है? तो सेव चेंजेस की ऑप्शन में वो ऊपर राइट साइड पे एक सेव चेंजेस का है, जिसमें उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको पिछली जो आपने डिलीशन की है वो भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। सो दैट यू नो कि पिछले में क्या क्या किया था। मैं इसका एक और तरीका भी ये करता हूँ कि जब मैं मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट बनाता हूँ तो मैं 3-4 में ना उसकी डेट्स के साथ सेव करता रहता हूँ। सो एक डॉक्यूमेंट बनाया तो व्हाट आई डू इज़ दैट, ड्राफ्ट्स में क्या करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसको मैरिनेट किया, मैरिनेट करने के दूसरे दिन उसको रहने दिया, उसकी कॉपी लेके ड्राफ्ट 2 बना लिया, फिर उसकी कॉपी लेके ड्राफ्ट 3 बना लिया, फिर ड्राफ्ट 4। तो एक तो ये होता है कि आखिरी ड्राफ्ट में नज़र आ जाता है कि पहले में क्या था, ताकि जब आप उसको डिलीट कर देंगे तो पिछला गायब हो जाएगा, या सेव चेंजेस से कर दें। अच्छा जी, उसके बाद मेक श्योर देयर इज़ अ सेकंड कॉपी वगैरह, गुड टू नो दैट ऑटो सेव फीचर फाउंड वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, कंपेयर, ये मैंने आपको कहा कि जितना आपका पेपर इंपॉर्टेंट है ना आपको ड्राफ्ट करना चाहिए, और ये ड्राफ्ट को इंसर्ट के साथ भी आप कर सकते हैं, ऑथर वुड में। अच्छा, गिव थ्रू योर थॉट टू योर फाइल नेम्स। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपने कंप्यूटर में डालेंगे तो वो आपको मिलेगी नहीं। तो या तो उसकी ऑप्शन ये है, ये मेरा टॉपिक नहीं है कि कंप्यूटर पे कैसे फ़ाइल सेव करनी है, लेकिन एज समवन हु डज अ लॉट,
वो ये है कि आपको या तो आपने अपने सारे फ़ोल्डर इतने नीट रखे हुए हों कि आप जाएँ तो आप फ़ोल्डर पे पहुंच जाए, या आप अपनी फ़ाइल का जो नेम है वो इतना एग्जैक्ट और एक्चुअली लंबा रखें कि आपने जब उसको निकालना हो वो आपको मिल जाए, वरना वो आपको मिले चलेगा नहीं। बहरहाल आपको कोई अपना सिस्टम होना चाहिए, और प्रोफेशनल राइटर जो हैं वो इसको एक जाइंट ड्रॉअर समझते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल राइटर ने बहुत सारी फाइलें सेव करनी होती हैं, तो उनके पास फोल्डर्स और फाइल्स का एक अंबार होता है। तो अगर आप प्रोफेशनल राइटर हैं, जैसे कि मैं ये काविश करता हूँ, तो मेरे पास कोई 100-150 प्रेजेंटेशन ही सिर्फ पड़ी होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, और उसमें 2 कैटेगरी की प्रेजेंटेशन है, एक वो जो दूसरों की, एक वो जो मेरी अपनी है। तो जहाँ पे मौका मिलता है आप जाके वो प्रेजेंटेशन निकालते हैं और आप वो मवाद जो है वो दे देते हैं। हाँ, ये नंबर 1 है। ये सब से ज़्यादा ज़रूरी है जिस पे मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। समहाउ जो कंप्यूटर पे या वर्ड पे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है ना, वो बड़ा ही ज़्यादा परफेक्ट लगता है। यानी आप अपने हाथ से एक दरख्वास्त लिखें, हाथ से लिखें कि जनाब मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ, और आप उसको टाइप करें तो टाइप वाली पे यकीन करने का दिल चाहता है, तो ऐसा लगता है सच ही बोला होगा, है कि नहीं? क्योंकि उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक, लेकिन ज़्यादातर वो उसमें भी क्रैप होता है। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही लग रहा है अंदर, तो आपको लगा इसमें कोई खामी नहीं है, लेकिन आपका काम है, राइटिंग इज़ अबाउट द कंटेंट। प्रूफ रीड करें, प्रूफ रीड करने का मतलब, प्रूफ रीड और एडिटिंग में क्या फ़र्क है? और एडिटिंग में क्या, एडिटिंग क्या चीज़ है? एडिटिंग जो है वो उसकी मिस्टेक्स हैं, प्रूफ जो है वो उसके मीनिंग के साथ है। क्या वो जो आप कहना चाहते हैं वो प्रूफ कर रहा है कि नहीं? अच्छा जी, जैसे मैंने कहा स्पेल चेक लगाएं, ग्रामर चेक। अच्छा, कई लोग जो हैं वो ग्रामर चेकिंग और स्पेल की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें बड़ी बड़ी गलतियां रह जाती हैं, क्योंकि बहुत से लफ्ज़ जो है ना, उन स्पेल चेक तो तब वो देगा जब उसका दूसरा मतलब नहीं होगा। अगर उसका कोई दूसरा मतलब हो तो वो आपको स्पेल चेक में नहीं बताएगा। बाकी तो खैर अपनी जगह। ये एक बहुत ज़्यादा शौक होता है कुछ लोगों को ना, बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक करने का। इसको बहुत लिमिटेड यूज़ करें। ये टेक्स्ट में ये बोझल हो जाती, बहुत लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपने बनाना है। जब मैं आपको ये टास्क दूंगा अपने घर जाके, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल बातें आ गई हैं, ये लग्जरी नहीं है। आप में से किसने सीवी रेज़्यूमे बनाया हुआ है? तो आप देखेंगे कि जी ज़िंदगी में आप जो भी लिखेंगे उनमें से कोई ऐसी चीज़, आप में से कितने जो जॉब कर रहे हैं? चलें, बाकियों ने तो करनी है। तो मैं आपको ये कहना हूँ कि आपकी जितनी एप्लीकेशन है, जॉब एप्लीकेशन से इंपॉर्टेंट कोई राइटिंग नहीं है। बाकी तो अपनी जगह है कि आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई सीरियस ले तो आप कम्युनिकेट इन राइटिंग करें। इवन आप अगर आपको कोई मीटिंग का टाइम दे दे, आप नौकरी करना चाहते हैं, स्टिल आप जाके अपने हाथ से रेज़्यूमे और कवर लेटर दें और आपके जनाब आपको मौका मिले या आप पढ़ें ज़रूर। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में कभी ये मैसेज ना करें कि मैं बड़ा काबिल हूँ, मुझे कंसिडर कर लें। आप व्हाट्सएप में भी अपना रेज़्यूमे ही भेजें या अपना कवर लेटर ही भेजें। अच्छा जी, यू चूज़ मोमेंट टू कॉल एंड चांसेस ऑफ योर पोटेंशियल, ठीक है। What you write is a resume and accompanying letter. Some of this will end up in waste basket, but a well-written prose usually on the response. The point is to secure and that objective should guide your. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रा इस पे गौर व फिक्र करें। आपको सीवी, रेज्यूमे, लेटर पे नौकरी नहीं मिलनी, ना ही मिलनी चाहिए। कोई बेवकूफ़ होगा जो सीवी पे किसी को नौकरी दे। सीवी, रेज्यूमे, लेटर का क्या मकसद है? बस आप मुझे पर्पस, मैंने लिखा ना पर्पस, आपका पर्पस नहीं। आप मुझे खुद बताएं, आप यंग हैं लेकिन फिर भी क्या आप किसी को कागज़ पे नौकरी दे देंगे? कभी भी नहीं देंगे। लेकिन आपके कागज़ ने आपके लिए वो दरवाज़ा, तो मकसद ये होना चाहिए कि आपके कागज़ से वो दरवाज़ा खोल जाए।
आपने कोई भी बंदा जो किसी बिजनेस में है या किसी पोजीशन पे है, वो बहुत ही बेवकूफ़ होगा अगर वो लोगों को कागज़ पे नौकरी दे दे। इवन आप किसी ड्राइवर को भी किसी के कहने पे नौकरी नहीं देंगे कभी, कुक को भी नहीं देंगे, मतलब जो बिल्कुल बेसिक लेवल की जो चौकीदार को भी नहीं देंगे। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि जी मुझे कोई कहे जी मैं 2 चौकीदार कहते जी यार भेज देना, आप कहेंगे यार आना मुझसे मिलाना। आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? वो कहेगा मैं जी जो भी नाम है मोहम्मद बिश। क्या आप चौकीदार रहे हैं? जी मैं रहा हूँ। जी पहले किधर थे? जी मैं 2 जगह पे। अच्छा वहाँ से क्यों नौकरी छोड़ी? जी वो मुझे दूर पड़ता था। आप कहेंगे चलो ठीक है, हालांकि कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं चाहिए चौकीदार। कहेगा सर वो मुझसे ना साहब नाराज़ हो गए। अब आप कहेंगे ये मुझसे क्यों, आपसे क्यों नाराज़ हो? जी वो मुझे ना डांटते पढ़ाते। अब आप सोचेंगे पता नहीं कि चोरी छोरी तो नहीं करते। सो यू सी द पॉइंट। कोई भी बंदा, आप इसको अपग्रेड करते हैं, आपने मैनेजर रखना है। अब मैनेजर को आप क्यों नौकरी देंगे सीवी के, लेकिन आप उसको बुलाएंगे ज़रूर। तो अगर आपको कोई रेज़्यूमे मिले और आपको कहे जी कि आपकी जॉब पे ये अकाउंटिंग का काम है, मैंने अकाउंटिंग में डिग्री ली है, मैंने अकाउंटिंग में तजर्बा लिया है, मैं ये जानता हूँ, आप मुझे मौका दें कि मैं आपके पास आऊँ, तो आप कहेंगे यार अच्छा चलो बुला ही ले। उसके बाद जब आप जाएंगे तो फिर आप मज़ीद कन्विंस करेंगे। लेकिन अगर आपने ये ईजी लिया कि हाँ यार वो मेरा लिखना ही है ना, मैं अब इसको उल्टी बात करूँ कि लिखने पे तो उमर साहब ने भी कहा था कोई नौकरी नहीं देगा, तो लिखने का फ़ायदा क्या? लिखने का वही फ़ायदा है जो चाबी और दरवाजे का ताल्लुक़ है। चाबी और दरवाजे का ही ताल्लुक़ है ना, दरवाजे ने चाबी से ही खोलना है। तो आपकी डिग्री एक चाबी है ना जिसकी वजह से, लेकिन उसकी जो माइनर चाबी है ना वो आपका लिखा हुआ है। सो दोनों बातें ठीक हैं। एक बात ये है कि आपको उस पर किसी ने नहीं देनी, लेकिन दूसरी बात ये कि उसके बगैर भी किसी ने नहीं देनी, अनलेस कि आपकी कुछ सिफारिश हो, जो कि ज़्यादातर लोगों की नहीं हो। सो आपने जो भी लिखना है, आपने इस नीयत से लिखना है कि आपको कोई रिस्पॉन्स करे। रिस्पॉन्स करने का मतलब है अच्छा इंटरव्यू नहीं देता, कोई और चीज़ मांग लें, कोई पूछे कि हाँ जी आपने फ़लाना प्रोजेक्ट किया था, उसमें आपने क्या काम किया था। आप में से इंजीनियरिंग वाले कितने हैं? तो आप कौन सी इंजीनियरिंग है आपकी? अच्छा, अब केमिकल इंजीनियरिंग में आप किसी आईसीआई में अप्लाई करते, अब आप उसको बताएंगे कि जी मैंने प्रोजेक्ट में किया था। अब वो आप उसको इस तरह बताएंगे, पूछे कि आपने इसमें क्या किया था। ये पर्पज़ है आपका, ये पर्पज़ नहीं है कि कहे बेटा आ जाओ। लेकिन ये कॉन्वर्सेशन है, वो कॉन्वर्सेशन चलती रहनी चाहिए। आपकी राइटिंग इतनी करेक्ट और इतनी कन्विंसिंग होनी चाहिए। अच्छा जी, सीवी रेज़्यूमे पे, रेज़्यूमे कंपनीज डोंट हायर, ये सुनिए ज़रा, कंपनीज डोंट हायर रेज़्यूमे, दे हायर पीपल एंड दे मेक डिसीजन इन इंटरव्यू। सो व्हाई इज योर रेज़्यूमे इंपॉर्टेंट? A good resume that is relevant, clear and concise is a lot more to lead than to a poor one. अगर आपका रेज़्यूमे अच्छा होगा तो आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे, चाहे वो मेल पे हो चाहे इंटरनेट पे हो। स्टार्ट बाय डूइंग सम रिसर्च ऑन द मार्केट एंड योरसेल्फ। ये इन सवालों के जवाब दें पहले। अगेन वो मेरा ज़्यादा काम होता है कि असल जो लिखना है उससे पहले बड़ा काम होता है। आप अपने आप को सवाल करें कि इसके लिए कौन से स्किल चाहिए। What can that demonstrate that you have some effort to learn about the company and organization? ये जो वर्ड है ना इसको कभी ना भूले, डेमोन्स्ट्रेट्स। डेमोन्स्ट्रेट का क्या मतलब है? शो, बताएं कि जी आपको इस कंपनी का पता है। आपने आईसीआई में अप्लाई किया, केमिकल इंजीनियरिंग, आप बताएं कि जी आईसीआई में फ़लाँ प्लांट पे ये काम आजकल हो रहा है, नया प्लांट लगा, मैं उसके रेलिवेंट स्किल रखता हूँ। अब वो खुश होंगे कि अच्छा ये हमारे बारे में इनको दिलचस्पी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक इंटरव्यू फ़ेल किया है, 15 में से एक, 15 पास 14 पास की, एक फ़ेल किया। उसमें उन्होंने मुझे कहा कि जिस जॉब के लिए आपका इंटरव्यू है, ये इस जॉब में काम क्या होता है? मैंने कहा पता नहीं। उन्होंने कहा तो आप जॉब इंटरव्यू क्यों देने आए हैं? मैंने कहा ये पता पीसीएस का इंटरव्यू। तो मैंने कहा पीसीएस है, मतलब मुझे लगा कि जनरल बातें होंगी, जनरल नॉलेज, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंग्लिश। ये उन्होंने कहा लेकिन ये कोई जॉब भी तो है, इस जॉब का क्या काम है? मुझे नहीं पता था। उसके बाद से आई मेड इट श्योर कि जो भी जॉब हो, तो मैंने टीवी प्रोड्यूसर का भी एक दफ़ा इंटरव्यू कामयाब हो गया था मैं इसी चक्कर में, टीवी प्रोड्यूसर। मैं उनको जाके कहा कि अच्छा उन्होंने मुझे आपको पता है? मैंने कहा नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी पढ़ा है। उन्होंने कहा क्या पढ़ा है? मैंने कहा मैंने ये पढ़ा है, इस तरह होता है, इस तरह होता है, इस तरह। तो मुझे आता भी नहीं था, लेकिन मैंने शो किया कि मैंने पढ़ा है उसके बारे में, मैंने जानने की कोशिश की।
मैंने कहा पढ़ा है, मैं डॉक्यूमेंट्री देखी है। दे लाइड। उन्होंने कहा ठीक है, बाकी तो काम हम सिखा देंगे ना, लेकिन एक इंटरेस्ट शो होना चाहिए एक काम। तो आपने इंटरेस्ट शो करना है कि आपने कोई एफर्ट की है। What you can tell them about the contribution you are qualified to make, क्या कंट्रीब्यूट करेंगे आप जाके। आप में से और कौन क्या पढ़ा है, मीडिया रिलेशंस को पढ़ा था, कौन क्या क्या पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ी हुई कुछ, आपने कॉपी राइटिंग करनी है, आप क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे। व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इन अ रेज्यूमे, समराइज व्हाट यू हैव टू ऑफर, ऑब्जेक्टिव बताएं, कीप इट सिंपल, व्हाट टू पुट इन, व्हाट टू लीव आउट। व्हाट टू पुट इन, जाहिर है आप अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर बताएंगे। अच्छा, एक बड़ा चैलेंज है कि ज़्यादातर लोग अपना जो रेज़्यूमे और सीवी है ना, वो इधर उधर से बनवाते हैं, इधर से कॉपी करते हैं। आपने भी ऐसे ही किया ना? अगर आपने ऐसे नहीं किया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि मसलन हर एक के ऊपर ये भी लिखा होता है टू सीक एन अपॉइंटमेंट इन अ कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? ये सब नॉनसेंस है, क्योंकि ये पता है कि ये पहले भी सारे लोग यही बात करें। अब ये बात क्यों करेंगे बार? आपका काम ये है कि आप स्पेसिफिकली जो अपना जॉब ऑब्जेक्टिव आप बता दें कि मैं ये इस फील्ड में चाहता हूँ। जाहिर है आप उसके बाद जो काम आपने पहले किया है, फिर कॉलेज की डिग्री, हाई स्कूल को निकाल दें। अगर आपने फ्रेश कॉलेज से हैं तो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को दें। जाहिर ये कोर्स भी मेंशन करें बीच, ब्रीफली जैसे कोई आपको स्किल आता है, टेक्नोलॉजी, फॉरेन लैंग्वेज, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा, ये कभी भी ना लिखें, ये मेरी ज़रा एडवाइस माने, एक तो अपनी एज ना लिखें कभी, मेरा नहीं ख्याल, वो वैसे ही उनको पता चल जाए। ऑनर्स एंड प्राइजेस जब तक वो बिल्कुल रेलिवेंट ना हो, मसलन आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी ICI में और आपको प्राइज़ मिला है फॉर एग्जांपल गार्डनिंग में, तो ये रेलिवेंट नहीं है, उनको बोर करने वाली बात है। हाइट एंड वेट मेरा नहीं ख्याल लोग लिखते होंगे, ट्रैवल, सैलरी रिक्वायरमेंट, हॉबीज़, ये हॉबीज से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली बता दूँ। फोटोग्राफ भी बिल्कुल ऐड ना करें अनलेस के स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड हो। आप में से किसी ने फोटोग्राफ तो नहीं लगाई हुई अपने CV पे? रिमूव कर दें उससे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, नाम बड़ा करके लिख दें। अच्छा, जब भी रेज़्यूमे भेजें कवर लेटर के बगैर ना भेजें। ये काम भी आजकल बड़ा कॉमन है कि सिर्फ ना CV उठा के भेज देते हैं। अगर आपने किसी को CV व्हाट्सएप करना है, ईमेल करना है, CV के ऊपर एक पैरे का एक छोटा सा कवर लेटर बना है, ठीक है। डियर सर, आई हैव कम टू नो दैट अ पोजीशन हैज बिकम वेकेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन at this level. I think that I have the necessary skills and qualifications to meet that position. I have been doing this and I will be able, और उसमें जनरल नहीं स्पेसिफिक, आगे जाके पॉइंट भी है। जब आप ऊपर दे देंगे ना तो उसके नीचे वो खुद पढ़ लेगा, एक पैरे में आप उसमें स्पेसिफिक कि मैं ये काम आपके लिए कर सकता हूँ। रीडर के बारे में पढ़ें। जॉब जो आप लुक कर रहे हैं, पिक द इंटरेस्ट। पिक का क्या मतलब है? क्या मतलब पिक का? पिक का मतलब किसी को टिकल करना, किसी को ऐसे, किसी की वो इश्तिहा को पढ़ा। जैसे खाना नहीं आ रहा होता तो कहते अच्छा अभी खाना आ रहा है ताकि पता चले। अगर आपको किसी इंडिविजुअल का नाम पता है तो उसको बाय नेम लिखें। मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर आपको नाम पता है, अगर नहीं पता तो बता दें। स्पेसिफिक एंड फैक्चुअल, पर्सनल, डायरेक्ट एंड नेचुरल, प्रपोज एंड स्पेसिफिक नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, आप किसी को ईमेल करते हैं, कवर लेटर करते हैं, तो आप कहते हैं कि अच्छा मुझे बताइए कि मैं आपके दफ्तर कब आ जाऊँ, मुझे बताइए कि आप मुझे अगर जवाब देंगे तो मैं आपको ये चीज़ भेज दूँगा। एक होता है कि जस्ट आप भेज दिया तो आप कहते हैं बस मुझे भेज दिया, तो कौन सा नेक्स्ट स्टेप है जो आप उसको बताना चाहते हैं? अच्छा, ये बड़ा मसला है। एक ही लेटर मुख्तलिफ जगह पे भेजी जा रहे हैं, कॉपी करके भेजते हैं कि नहीं? ये कभी ना करें। हर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी मेहनत कर लें, 15-20 मिनट लगा लें, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट लेटर भेजें, उसके वर्ड्स चेंज करें। जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, बहुत बड़ी बैंक्स और वगैरह, उसमें जो कवर लेटर होते हैं ना वो कंप्यूटर से फिल्टर होते हैं,
तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो देखे जाते हैं, जो उस जॉब से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो देखे जाते हैं। अब कुछ बिजनेस राइटिंग, ये आपको मैं दूंगा सोशल, ये एस CV रेज़्यूमे, ये आपने बनाना है, फिर आप शेयर करेंगे। बाकी चीज़ें तो हमारी टीम देखती है, कुछ मैं भी देखता हूँ, पर ये मैं खुद देखूंगा, आपको मैं इस पे गाइड करने की कोशिश करूँगा। बिजनेस कम्युनिकेशन में ये क्या चीज़ है ये, आजकल बहुत ज़्यादा जो राइटिंग है ना वो ईमेल पे हो रही है। बिजनेस डेवलपमेंट इससे हो रहा है, जॉब्स, रिक्रूटमेंट, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट्स, ये सारा। ईमेल्स के लिए क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। एक ज़रूर ईमेल को पढ़ें, यूज़ सिंपलर एक्सप्रेशन, वर्ड्स, राइट इन एक्टिव वॉइस। ये एंड और कोशिश करें। जनरल रूल शॉर्ट सेंटेंसेस का है, ट्रांसलेशन में थोड़ा बहुत इसको लगाने की कोशिश करें, फर्दर मोर, हाउ एवर, एडिशनली। आम राइटिंग में ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, एक आधा करना चाहिए। लेकिन ईमेल राइटिंग में चूंकि आपने एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बताना होता है ना, तो आप थोड़ा सा ये ऐड करते हैं कि अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, साथ कहते हैं एडिशनली मैं ये भी कह रहा हूँ, और इस तरह कर लें। लेकिन इस तरह भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ओवर यूज़ ना करें। अच्छा, ये चीज़ें लोगों इसको ज़रा नहीं कर रहे। एक तो ये कि कोई भी ईमेल अनलेस के किसी फ्रेंड्स को कर रहे हो ना, किसी को एड्रेस किए बगैर ना पढ़े करें। ये मैंने ज़ाती तजर्बा भी किया। चाहे आप, अक्सर ऐसा होता है कि आप ईमेल की, आपको रिप्लाई आया, अब आपने जो बाकी रिप्लाई आया ना वो आपने व्हाट्सएप की तरह कर दिया। यू गेट द पॉइंट। आपने किसी को एक ईमेल की रिपोर्ट भेजी, उन्होंने कहा यार रिपोर्ट में ये नेक्स्चर नहीं लगा हुआ, तो आपने जवाब में कहा अभी हाँ ये नेक्स्चर में लगा रहा हूँ। अब पहली दफ़ा तो आपने कहा था डियर सर, दूसरी दफ़ा बस वैसे ही कह दिया। अब वो जो बंदा अथॉरिटी में ऊपर होता है ना, वो सेंसिटिव ज़्यादा होता है, वो कहता है हमें फ्री हो रहा है मेरे साथ, वो आप ये मौका ना दें, आप उसको स्टिल फॉर्मल रखें अगर वो आप फॉर्मल कर रहे हैं। फिर ये CC और BCC का क्या मतलब है? CC का मतलब ये है लेट्स यू सेंड अ कॉपी टू वन और मोर पीपल इज विजिबल टू पीपल इन द BCC एंड लिस्ट। Let's you send BCC blind to one or more people with the knowledge of other people whose addresses can be used as a group without disclosing everyone's address। आपको पता ही होगा CC और BCC का मतलब। CC में सबको पता होता है, BCC में नहीं पता होता। आई थिंक ये दैट्स वेरी बेसिक। पहली बात तो ये है कि कोशिश ये करें कि व्हाट्सएप ना करें, ईमेल करें, कोशिश ये करें। क्यों भला? और जल्दी चेक कर लेते हैं। अगर आप ईमेल नोटिफिकेशन लगा लेंगे तो वो भी जल्दी चेक कर लेंगे। लेकिन व्हाट्सएप यूज़र फ्रेंडली है। ईमेल के 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ईमेल की जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो अटैचमेंट के साथ ज़्यादा अरसा सेव रहती है, सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप जो होगी वो भरी हो जाएगी ना, वो दफन हो जाएगी व्हाट्सएप मैसेजेस में। ईमेल में ये होगा कि उसके साथ अगर अटैचमेंट्स हैं ना, तो वो आप अटैचमेंट करेंगे, जवाब देंगे, अटैचमेंट करेंगे, जवाब देंगे, तो आपके पास पूरा एक रिकॉर्ड हो जाएगा। और फिर ईमेल की जो अटैचमेंट्स होती है ना, वो आप कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं। जो संजीदा लोग हैं ना, प्रोफेशनल लोग हैं, वो ईमेल को इसीलिए यूज़ कर सकते हैं कि उनमें से अक्सर की जो ईमेल होती है ना, अगर आपको भी थोड़ा सा मज़ीद, ये भी मेरा टॉपिक नहीं है कि जीमेल को पूरा, जीमेल इज़ अ फुल ऑफिस एंड पर्सनल मैनेजमेंट टूल। जीमेल के साथ आपका कैलेंडर लिंक होता है, जीमेल के साथ आपकी और बड़ी चीज़ें लिंक होती हैं। जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, जो अच्छे मैनेजर रेलियल पोजीशंस पे, वो जीमेल में आपने उनको मेल किया, उसके साथ रिमाइंडर सेट कर देंगे, तो वो पूरा एक ऑफिस मैनेजमेंट उससे हो रही होती है। तो एक तो ज़ाहिर है, जैसे आपने कहा कि ऑफिशियल है, फॉर्मल है, सेव करना इस पे है। और फिर ये है कि चूँकि उसमें ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं वो आपके लैपटॉप के साथ लिंक है, जिन पे आपने काम करना होता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। चाहे आप फ़ोन पे भी ईमेल का जवाब दे रहे हो, ईमेल इज़ मोर कन्वीनियंट। और फिर अच्छा जी, फिर ये जो वर्क डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये तो खैर addressing email. In emails we are unable to communicate our body language, need to set up appropriate tone. Hello Mr. Flana, we will hello first name. अच्छा, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि कोई भी गौर नहीं करता, स्वाई इसके कि जिन्होंने स्कैम करने होते हैं ना, वो सब्जेक्ट पे बड़ी मेहनत करते हैं।
क्योंकि सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना। तो अक्सर आपको ईमेल आती है कॉल फॉर हेल्प या मेक मनी, या आपको ईमेल आती है वेरीफाई, या आपको ईमेल आती है अर्जेंट रिमाइंडर, अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं आपको संजीदा लिया जाए तो आप बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक ना करें, लेकिन आप बिल्कुल स्पेसिफिक ईमेल करें। आपने ईमेल की सबसे कार्डिनल सिन ये है, कार्डिनल का क्या मतलब है, हाँ, सीरियस, कि आप ईमेल में सब्जेक्ट न लिखें। अगर आप ईमेल में सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो क्या चीज़ सब्जेक्ट बन जाएगी। ईमेल में आप सब्जेक्ट नहीं भी लिखते फिर भी एक सब्जेक्ट शो होता है। जी जनाब, बहुत शाबाश। अब आप सोचें कि नो सब्जेक्ट की ईमेल कोई पढ़े और आपको काम है, काम तो आपको है, तो कोई भी नो सब्जेक्ट की ईमेल नहीं पढ़ेगा अनलेस के बिल्कुल फारग बैठा हुआ है। ठीक हो गया। तो सब्जेक्ट में अगर आप ये चाहते हैं कि जी अपॉइंटमेंट लें तो आप कह दें कि अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ। आप कहें सीवी कर, आप कहते हैं प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट दे दें। सो जो भी आपका पर्पज़ है वो सब्जेक्ट में ज़रूर लिखें। और फिर उसके बाद जब आप ईमेल लिखें तो ज़रूर उसको एक पॉलिसी मेमो की तरह लिखें, और आखिर में एक कंक्लूजन भी दें कि जी वो इवन यहाँ तक कि आपको कहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि जी आपने कहा, मैं तो मिसाल देता हूँ, सबसे ज़रूरी काम है इंटरव्यू मांगना है। आपने कहा जनाब मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ, मैंने कवर लेटर और ये साथ लगाया हुआ है, वो मैंने उसमें ब्रीफली दिया हुआ है, मैं बड़ा यूज़फुल हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे अगर आप मैसेज कर दें तो मैं आपको मिल लूँ, या मेरा ये नंबर मौजूद है, इस पर मुझे कॉल कर लें, या मुझे वैसे बता दें कि कब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने एंड पे दे देनी। और जाहिर है ये तो पहले ही ऑडियंस की बात हो गई, बॉस है, कुलीग है, क्लाइंट है, हाउ यू एड्रेस योर ऑडियंस इज़ इम्पॉर्टेंट। हाय जो है सवाए फॉर्मल के, अब ईमेल शुरू कैसे करनी है, ईमेल शुरू कैसे, हाय जो है वो सबसे आसान चॉइस है अगर आप फॉर्मल ना हो। फॉर्मल में डियर फलाना, अब ये डियर बड़ा आउटडेटेड हो गया है। अगर आप थोड़ा सा और फॉर्मल होना चाहते हैं तो हाय से हेलो कर देते हैं, हमारे लिए ज़्यादा आसान है। वैसे इसमें मैं पता नहीं लिखा है नहीं कि हम अस्सलाम वालेकुम, नॉट इन एन AOA, लेकिन अस्सलाम वालेकुम के साथ शुरू कर सकते हैं, जो कि बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों में यूज़ हो। अच्छा जी, राइट डियर हेलो followed by honorific title and a person's last name. Dear Dr. Chima, hello Miss Khalid. When unsure about a person's gender, use their full name. अब मिसबा खान जो हैं वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, क्या ख्याल है? मिसबाउल हक एक मर्द हैं और मिसबा खातून का नाम भी है। अब पता नहीं कि ये मर्द है या औरत है, तो आप उनका नाम पूरा लिख दें। आप डियर मिसबा ना लिखें, वो खातून हो आप मर्द हो वो अच्छा ना लगे, आप लिख दें डियर मिसबा खान, तो वो जो भी होंगी या होंगे तो उसको कर लेंगे। अच्छा जी, यूज़ ऑफ जेंडर रिस्पॉन्सिव लैंग्वेज, आजकल ये भी बड़ा है। अगर आप इंटरनेशनली या इस तरह लिख रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज जो है वो एक जेंडर सेंसिटिव या जेंडर रिस्पॉन्सिव होने चाहिए। जेंडर रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है बताइए, मेल से पूछूंगा मैं। जेंडर रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि आपका मुखातिब जो है वो कोई खातून भी हो सकती है, और आप उसको उसमें जो मिसालें दें वो इस तरह की हो जो दोनों जेंडर को सेटिस्फाई करें। तो मसलन इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे चाइल्ड एंड हिज राइट्स, तो चाइल्ड एंड हिज राइट में क्या प्रॉब्लम है, मेल है। ये रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा, अगर आप आगे जा रहे हैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं या किसी जगह मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट की जाती हैं। छोटी सी बात है, हालांकि आपने चाइल्ड एंड हिज राइट, तो आप इसका तरीका ये है कि अगर आप उसको प्लूरल कर देंगे तो आपको जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा। तो आप चाइल्ड को चिल्ड्रन कर दें, डायरेक्टर को डायरेक्टर्स कर दें। When a staff member arrives at the office, he must, a staff member must, pronoun कर दें।
neutral pronoun. Anyone who agrees should give his reason. Anyone who disagrees should give their reason. A कर दे. By something an application should, when something a candidate should. Submitting his application. Use we, the individual is by his family values. कितनी नॉर्मल सी बात, हम कहते हैं the individual is influenced by his family values. People are influenced by their family. People यूज कर. चेयरमैन चेयरवुमेन की बजाय चेयर स्पोक्स पर्सन बिजनेस पीपल ह्यूमैनिटी ये कर दें. अच्छा जी, एंड पे ईमेल के कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 W's हैं. पहला ये है कि आप ये फैसला कर लें कि आपने ईमेल भेजनी है ना या नहीं भेजनी. दिस इज़ व्हेन. हु जो है बार बार हम ये कर रहे हैं कि जी जो ऑडियंस है कि व्हाट इज़, हु इज़ योर ऑडियंस, और व्हाट जो है वो पर्पस है. तो ये तीनों चीज़ें कर दें. इवन आपको थोड़ा सा गौर करने की ये भी बात है कि आप ईमेल के लिए फ़ॉन्ट कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं. आजकल के भी ज़माने में लोग ऊट पटांग फ़ॉन्ट ईमेल में यूज़ करते हैं और वो ऊट पटांग फ़ॉन्ट जो हैं वो पढ़े ही नहीं जाते. और जब आपको ईमेल नज़र आती है किसी ऊट पटांग फ़ॉन्ट में तो आईज़ जो हैं वो यूज़ टू नहीं होती, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी आप लिखें अगला बंदा उस पर परसुएड हो जाए, मुतासर हो जाए. तो ये कुछ फ़ॉन्ट हैं. सबसे पॉपुलर फ़ॉन्ट जो है वो एरियल है, टाइम्स न्यू जॉर्जिया, ओपन सैंस, ये बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है. हेलवेटिका, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ कौन सा फ़ॉन्ट सबसे पॉपुलर है? हाँ, कैलिबरी फ़ॉन्ट, बिकॉज ऑफ सो मैनी अदर रीजंस. ईमेल एटिकेट्स, डूज एंड डोंट्स. क्लियर सब्जेक्ट मैटर, अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग, क्लियर हेडर्स, bullet point when you are discussing, never forget, be mindful of who you might translate. Purpose should be clear. First line, hope you are well, think before you use. ये बिल्कुल अच्छा, ये भी एक काम बड़ा अजीब सा है. फुल कैप्स में ईमेल आ रही. कैप्स का क्या मतलब है? कैप, फुल कैप्स में ईमेल आती. कैपिटल को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है. ह्यूमन आइज़ अगेन या माइंड दोनों यूज टू नहीं होते कैपिटल राइटिंग इंग्लिश में पढ़ने. उर्दू में तो कैपिटल और स्मॉल का कॉन्सेप्ट कम है. उर्दू में भी थोड़ा बहुत है क्योंकि वो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन ये कि डोंट यूज़ जार्गन, बज़वर्ड वगैरह वगैरह. शॉर्ट सेंटेंसेस, चेक ग्रामर, ग्रामरली भी आप कह सकते हैं. इंटरनेट इज़ फॉर, हाँ ये बहुत ज़रूरी बात. इंटरनेट इज़ फॉर एवर. Think carefully about what you write and where it could end up. Never write personal details in your email or use in WhatsApp. और ईमेल में एक फ़र्क ये है कि ईमेल जो है आप वापस नहीं ले सकते. WhatsApp आप डिलीट कर सकते हैं कितने मिनट में? 5 GB WhatsApp क्या है? 24 आवर्स. वो मैसेज डिलीट भी कर, तो आप डिलीट कर सकते हैं अपना मैसेज. ऑल्दो जिसने पढ़ लिया उसने पढ़ लेना है, लेकिन ईमेल तो आप वापस नहीं ले सकते. तो एक दफ़ा ज़रूर देखिए. अच्छा, ये एक एक्टिविटी है. मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितना टाइम है जो मैंने ये एक्टिविटी आपसे करानी थी. बिजनेस लेटर में ये एक्टिविटी छोटी सी कर सकते हैं हम. मेरा ख्याल है इसको मैं आपको टास्क दे देता हूँ, बाकी हम थोड़ा सा काम इस पे करते हैं. ये लेटर्स एंड मेमोज जो हैं उन पे थोड़ा सा गौर करते हैं. जो लेटर और मेमो में फ़र्क ये है कि लेटर, अब हम तो सबको लेटर लिखते थे. आप लोगों ने पहले मेमो का लफ्ज़ सुना है? क्या मतलब है मेमो का? हाँ, किसकी शॉर्ट फॉर्म? मेमो, मेमोरेंडम की शॉर्ट. मेमोरेंडम का क्या मतलब है? मेमोरेंडम का मतलब क्या है जी? जब सर आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज को कन्वे करते हो ना, तो उसके लिए आप मेमो का यूज. हाँ बिल्कुल ठीक है. मेमोज आर लेटर टू पीपल विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू वर्क क्लोजली. लेकिन मेमोरेंडम का मतलब क्या है? बिल्कुल, शाबाश. यादाश्त, याद करवाना नहीं, यादाश्त.
तो बेसिकली आपके जहन में कोई आइडिया आया है, कोई बात आई है, आप चाहते हैं कि वो बात कहीं रिकॉर्ड हो जाए, उसको याद रख लिया जाए, तो आप वो एज ए मैसेज भेज देते हैं। मैसेज चूँकि मुख्तसर होता है तो मेमोरेंडम या मेमो आपकी याददाश्त के लिए होता है कि आप कहते हैं कि अच्छा आप सुबह आए हैं, आपने कहा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना इसमें लोग ज़्यादा लेट आते हैं, तो आपने कहा कि इसका कोई हमें सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। फिर आपने कहा कि इसके 3-4 सोल्यूशन हैं। लेट आने का क्या सोल्यूशन है? कई सोल्यूशन है। मसलन लेट आने का एक सोल्यूशन ये है कि जो लेट आए वो लेट जाए। दूसरा ये है कि उसको कोई चार्जेस हो जाए, फाइन कर दिया जाए। तीसरा ये है कि उसको दाखिल ना होने दिया जाए, बायोमेट्रिक्स लगा दिया जाए। अब ये 4-5 ऑप्शंस थे जो आपने दे दिए। ये ऑप्शन जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ अ मेमोरेंडम। उसको आप ज़्यादा लोगों को सीसी करेंगे, वो सारे पढ़ लेंगे। आज जो आप लोगों, चूँकि ये प्रोफेशनल राइटिंग की बात हो रही है, तो प्रोफेशनल राइटिंग में आप जस्ट ये नहीं करते कि आप मैसेज कर दें, आप ये करते हैं कि ताकि वो कहीं सेव रह जाए। मसला ये भी होता है कि आप कहते हैं कि अच्छा आप प्रोफेसर लग गए किसी कॉलेज में, पर कॉलेज के प्रिंसिपल को आपने मैसेज किया, सर वो मैंने सुबह देखा है सारा स्टाफ लेट आता है। दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग समथिंग। द प्रोफेशनल वे इज़ टू राइट अ मेमो विच विल बी लाइक 2-4 पैराग्राफ, थोड़ा सा, ताकि वो सेव रहे। Write in a conversation time is no excuse for sloppy thinking or careless expression. Confusing or ambiguous memo shows things down or messes them up. Put a title on every memo. Title का क्या मतलब है? ये जो हमारी आम कैजुअल राइटिंग है ना, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारी राइटिंग में ना कोई सब्जेक्ट नहीं आता। मैं आपको एक दिलचस्प ये भी बताऊं कि मैंने व्हाट्सएप, किसी को मैं करता हूँ ना व्हाट्सएप न्यू, आजकल मैं व्हाट्सएप में ना सब्जेक्ट लगा देता हूँ। मैं लिखता हूँ ये सब्जेक्ट है, ऐसे उसकी नीचे लाइन भी लगा देता हूँ। आपको पता है ना व्हाट्सएप में नीचे लाइन लग जाती। तो मुझे 2-3 लोगों ने कहा है कि यार तुम्हारा मैसेज हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि नो वन व्हाट्सएप्स विद द सब्जेक्ट। आपने किसी को देखा है कभी व्हाट्सएप करते हो? अभी देख ले। बिकॉज सब्जेक्ट का क्या मतलब है? जब आप किसी चीज़ का सब्जेक्ट लगाते हैं, पर्पस। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि हमारी जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं ना, उसमें होता क्या, बात कहीं से शुरू होती है निकल कहीं जाती है। आप कहते हैं आपने बात शुरू की, हमारा होता है तमीदें। मैंने जिसको भी फॉर एग्जांपल मेल मैसेज करना हो ना, एक तो कॉन्वर्सेशन चल रही हो ना, जिसको पहली दफ़ा मैसेज करना, तो मैं ये मैसेज करता हूँ फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट, लिख भी देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं इधर आया हूँ, मैं चाहता हूँ आपको विज़िट करूँ, तो आप मुझे टाइम दे दें, आप बता दें कौन सा टाइम। ये नहीं कि मतलब अपने घर वालों को सब्जेक्ट लिख के कर रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनली जिसको भी मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप में, उसको सब्जेक्ट लिख देता हूँ। आई टेल यू, कोई बंदा इसका रिप्लाई किए बगैर रह ही नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादातर सब्जेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। अगर आपने किसी अननोन को व्हाट्सएप मैसेज करना हो, आप क्या करेंगे अननोन बंदे को? हाँ नहीं, एकदम आप व्हाट्सएप आप लिख रहे होते हैं, आपको मैसेज आता है व्हाट्सएप पे। मुझे काफ़ी व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, कोई बुलाता है इधर उधर, मैसेज आता है हाय, अननोन नंबर से हाय, तो मैं उसको नहीं कभी पढ़ता। मैं किसी अननोन नंबर के मैसेज का जवाब नहीं देता, वैसे मैं मैसेज का जवाब भी नहीं देता। अच्छा, वो कहते हैं हाय, उसके बजाय एक मैसेज आता है जो प्रॉपर कि सर माय नेम इज़ दिस, मैं फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड हूँ, हम एक सेमिनार करा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप आ जाएं। मैं जवाब दे देता हूँ आ सकता हूँ, नहीं आ सकता। लेकिन अगर फिर भी कोई उस पर सब्जेक्ट लिख दे, आप तजर्बा कर लीजिएगा, आई एम मोर इंक्लाइन टू एग्री टू दैम, बिकॉज दे नो के व्हाट इज़ देयर पर्पस। सब्जेक्ट इज सो इम्पॉर्टेंट। सेम इज़ विद द मेमोस। आप आए सुबह, आप कॉलेज में लेक्चरर हैं, आपने प्रिंसिपल को मेमो लिखना है, आप उसका सब्जेक्ट लिखें लेट अराइवल्स एट गवर्नमेंट कॉलेज फलाना,
आपको खुद पता चल जाएगा। सब्जेक्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा आपके अपने लिए होता है। जब आपने सब्जेक्ट लिख लिया उसके बाद आप उसके अंदर ही बात करेंगे, फालतू गुफ्तगू नहीं करेंगे। अब वो जहाँ पे भी चलता चला जाएगा ना, वो लेट अराइवल के नाम से चलता जाएगा। वरना वो प्रिंसिपल साहब आपको पता कहेंगे, ओ यार वो तुमने एक मुझे मैसेज भेजा था, कौन सा मैसेज था वो? आप कहेंगे सर वो लेट अराइवल। हाँ वो आपने जब लेट अराइवल लिख दिया ना, तो दिस विल बिकम द सब्जेक्ट ऑफ योर कॉन्वर्सेशन। सो ऑल द टाइम यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू आर डिस्कसिंग। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट है, जैसे हमारे अभी हम एक अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक वीडियो बनवा रहे हैं, तो उसमें हमने इवन उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया, उसका टाइटल है वीडियो, बस उसका टाइटल है वीडियोग्राफी, सो दैट हमें पता हो कि ये हमारा सब्जेक्ट, हम काम की बात करें। मेक योर स्ट्रक्चर ऑब्वियस, एंड विद द कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन के एंड पे आपने लिखा कि मैं ये चाहता हूँ कि इनको लेट अराइवल वालों को जुर्माना किया जाए। फिर हैंड रिटन भी, बी केयरफुल विद ह्यूमर एंड एंगर। गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है ऑफिशियल बिजनेसेस में, ना ही ज़्यादा फ्री होने की। बिजनेस लेटर, गेट द नेम एंड एड्रेस राइट। थिंक केयरफुली अबाउट द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का क्या मतलब है? एड्रेस करना। कंसिडर बिगनिंग विद द टाइटल, मेक योर फर्स्ट सेंटेंस वर्क हार्ड, स्टॉप व्हेन यू आर थ्रू, बी स्पेसिफिक, नेक्स्ट टाइम यूज एन अप्रोप्रिएट साइन अप। ये ज़रा एक और फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग है, इसे कहते हैं प्लान। अब ज़रा रिकैप भी करते हैं। आज ज़रा स्पीड तेज़ है, टाइम कम है और स्पीड तेज़ है, तो अभी थोड़ी सी रिकैप कर लेते। हमने अभी तक जो प्रोफेशनल राइटिंग डिस्कस की है वो कौन सी किस्म की हैं? जी बताइए। हाँ, सीवी, रेज़्यूमे, कवर लेटर, और क्या? ईमेल, मेमो। कवर लेटर और एसओपी को एक ही किस्म के देखा जाएगा। बिजनेस लेटर, मैंने कहा ताकि वी डू नॉट, हाँ, एप्लीकेशन जो है वो नहीं, कवर लेटर और चीज़ है। एप्लीकेशन को बिजनेस लेटर की कैटेगरी में मैं लिखूंगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्लान। आपके प्रोफेशनल चीज़ों पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होगी प्लान। आप जाएंगे, आप कोई काम कर रहे हैं, आप आईसीआई के प्लांट पे काम, अब आपने जो सीवी लिखा उस पे आपको नौकरी मिल गई, ठीक है। आपने पहले ईमेल की, ईमेल में आपने सब्जेक्ट लगाया बड़ा अच्छा वाला, आपने कहा जी मुझे इंटरव्यू का टाइम दे दें। इंटरव्यू का टाइम मिल गया, आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया, अब आपको नौकरी मिल गई। नौकरी मिल के अब आपको टास्क मिल गया कि जनाब आपने हमारे प्लांट का चेक करें और आप ये बताएं कि हमारे प्लांट पे इतनी वेस्टेज हो रही है, उसको कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए कोई प्लान दें। अब जाहिर है एक तो उसका टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकल पार्ट ये है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि उसकी वेस्टेज का कोई सोर्स है, लेकिन उसका एक पार्ट वो है जिसको हम एनालिटिकल पार्ट कहते हैं। एनालिटिकल का क्या मतलब है? कि जिसमें आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं टेक्निकल के साथ साथ। अब आपने प्लान देना है। सो ये प्लान आपको देना पड़ेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर के लिए कोई ना कोई प्लान हर वक्त बन रहा होता है, वो आपने प्लान देना होता है। तो आप जब भी आपको प्रैक्टिकली कोई भी काम मिलेगा, आपको कभी ना कभी, बल्कि बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई प्लान देना पड़ेगा। वो प्लान इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट होता है ज़्यादातर, लेकिन रिपोर्ट कई किस्मों की होती हैं, प्लान एक स्पेसिफिक होता है। तो सबसे पहले आप फैक्ट्स लिखेंगे। मसलन केमिकल प्लांट में जो वेस्टेज है उसमें क्या क्या रीजंस होंगी, जी बताइए आप लोग जो काम, लीकेज हो सकती है, और क्या हो सकती है? कोई मशीनरी में फॉल्ट हो सकता है, बंदे जो हैं वो ठीक ना हो। अब आपने इसको फैक्चुअली बताना है कि क्या हो रहा है। फिर वही व्हाट और व्हेन के साथ
हाउ पार्ट होता है, प्लान जो होता है। अभी तक हमने जब ईमेल वगैरह लिखी थी तो हमने 2 पॉइंट रेज किए थे। एक हमारा ये था, एक था व्हेन, एक था हु था ऑडियंस, व्हेन था टाइम, और व्हाट था पर्पस। प्लान में इसकी एडिशनल चीज होती है, वो होती है हाउ। प्लान ये होता है कि आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, अब आप उसका सोल्यूशन देना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा ये भी आपको एक प्रो टिप दे दूं, अगले दिन मैंने ये आजमाया है, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि ये जो है ना, तुम्हें मुझे ना ख़राब करना है मेरा काम। एट दिस आई एम सेइंग इट प्रोफेशनली बता। मैंने उसको ये कहा कि जब भी आप कोई प्लान दें, प्लान के लिए और एक वजह क्या होती है, प्लान के साथ एक और नाम क्या होता है प्लान का, एक नहीं, प्लान का इक्विवेलेंट सिनोनिम क्या होता है, प्रपोजल। प्लान और प्रपोजल में क्या फ़र्क होता है? जी, प्लान ये होता है कि आप उसके बारे में ना प्लान करते हो, प्रपोजल ये होता है कि आप बताते भी हो कि मैंने ये चीज़ इस तरह से करनी है। बिल्कुल शाबाश। प्लान जो है वो जनरल होता है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएं। प्रपोजल जो है वो स्पेसिफिक है कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हों। प्रो टिप आपको दी है, एक तो आज की 2-3 टिप्स जो है ना वो याद रखनी है। एक टिप ये है कि सब्जेक्ट हमेशा देना है, चाहे व्हाट्सएप ही क्यों ना कर रहे हो। उससे पहले भी एक दी थी, वो कौन सी थी? पावर पॉइंट वाली। तीसरी प्रो टिप, कभी भी कोई भी प्रपोजल दें तो उसको 1 2 3 कर लें या ABC कर लें, क्योंकि जो लोग किसी भी पोजीशन में होते हैं ना, वो ओपन एंडेड पे, किसी भी बिजी बंदा जो है ना ओपन एंडेड पे नहीं काम कर। मसलन ये इसी फाउंडेशन के मैनेजर साहब जो हैं वो आए हैं इस फाउंडेशन के चेयरमैन साहब के पास, और उन्होंने आके ये कहा है कि जनाब हम ये चाहते हैं कि इधर एक बड़ा हॉल बनाया जाए, ठीक है, बड़ा हॉल बनाया जाए। अब वो उन्होंने जाके ना उनको प्रॉब्लम बता दी कि हमारा हॉल छोटा है, हमें बड़ा हॉल चाहिए। अब अगर तो उन्होंने हेड को ये कहा ना कि हमें बड़ा हॉल चाहिए, तो फिर उन्हें बड़ा हॉल कभी नहीं मिलेगा। उन्हें क्या चाहिए करना? सोल्यूशन कैसे? तो इधर वो प्लान ABC कौन से होंगे, प्रपोजल ABC क्या होंगे? एक वजह तो हो गई ना कि पता चल गया हमें चाहिए, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमें एक बड़ा चाहिए। लेकिन और सजेशन दे सकते सजेशन क्या होंगी सर? नहीं, मसले तो हो गए, पता चल गया मसला है, वो कहते अच्छा मसला हो गया, सोल्यूशन बताएं। इधर हॉल बनाने का ABC सोल्यूशन क्या होगा? क्या होगा जी इधर? सो A सोल्यूशन ये होगा, हमेशा A सोल्यूशन ये होता है, हमेशा पूरी नई चीज सोल्यूशन ये होता है कि साथ में एक बिल्डिंग ले ले और नया हॉल बना दे। B सोल्यूशन हमेशा रीऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी एक ये दीवार ना हटा दें, इसकी दीवार हटा दें, ये साथ शामिल कर लें, ये बड़ा हॉल बन जाएगा। ये दीवार हटा दें ना, इसकी जगह पिलर, या अगर इसको सपोर्ट चाहिए तो इसमें पिलर छोड़ दें। और C सोल्यूशन होता है थोड़ी चेंज, A सोल्यूशन ज़्यादा चेंज, B सोल्यूशन मिडल चेंज, C सोल्यूशन थोड़ी चेंज। इसीलिए A सोल्यूशन पे टाइम और ख़र्चा ज़्यादा होता है, B सोल्यूशन पे टाइम और ख़र्चा दरमियाना होता है, C सोल्यूशन पे टाइम होता है। जब भी आपने प्लान बनाना है तो हमेशा आप कहें कि यहाँ ये कर लें या ये कर लें या ये कर लें। आप ये देखेंगे कि अगर आप में से जो लोग नौकरी करते हैं, ये प्रो टिप याद रखें कि जब भी आप चीज़ों को 1 2 3 करके देंगे ना, तो आप बड़े पॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि आपका बॉस ये कहेगा कि यार ये हमेशा ना मुझे वो काम लेके आता है जो होने वाला होता है। हाँ, आइडिया के अलावा ऑप्शन देता है। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में ना आइडिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑप्शन की है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में किसी के पास थियरी का टाइम नहीं है, लोग प्रैक्टिकल चीज़ें चाहते हैं। आप लोगों की जो ट्रेनिंग है ये स्किल डेवलपमेंट हो रही है।
इसलिए हो रही है कि आपको थ्योरी सारी पता है, अपने प्रैक्टिकल जाना है। जब भी आप प्लान बनाएं, प्रो टिप नंबर 3 याद है, प्लान ये आखिर में ना ABC दे दें कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर, ज़बरदस्ती कोई चीज़ क्रिएट कर लें। उसका नतीजा ये होगा, इसे वैसे कहते हैं कॉग्निटिव में ना एंकरिंग कहते हैं। एंकरिंग का नाम आपने सुना है कभी? एंकरिंग क्या चीज़ होती है? साइकोलॉजी किसने पढ़ी है? कोई पढ़ा है साइकोलॉजी में? एंकरिंग कहते हैं कि जब आप एक चीज़ का एक रेफरेंस पॉइंट बना देते हैं। एंकरिंग बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, ख़वातीन और मर्द भी आप जानते हैं। आप कपड़ा ख़रीदने जाते हैं, जो पहली अमाउंट कोई भी बताता है ना, वो एंकर होता है, उससे आगे पीछे नहीं जाती बात, ठीक है? तो अगर आपको ये, इसको प्रो टिप ना समझे, इसको फालतू टिप समझें। फालतू टिप ये है कि आप दुकानदार से पूछने से पहले अपनी प्राइस बता दें। या आपने मुझे दुआएं देनी है, बाद में फ़ायदा होना है। अगर आपने, दुकानदार ने आपको प्राइस बताई, तो आप, वो एंकर होगा, एंकर। यानी आपने कपड़ा लिया, उसने कहा जी कितने कपड़े का? 5,000 रुपये का। अब आप कहेंगे जी 5,000 में 3,000, वो कहेगा देखिए 503 पे चलेंगे, अब 4 पे चले जाए। आप जाके उससे कहें अगर कि ये तो फिर 3,000 का ही है ना, उसने अभी 5 नहीं कहा, उसने कहा नहीं बाजी 5,000 दे, और उसने कहा नहीं 4 दे या 3.5। सो अगर जो बंदा पहले चीज़ डाल देगा ना किसी के दिमाग में, वो एंकर बन जाएगी। जिसके, जो एंकर होता है कश्ती का, जब कश्ती रुकती है ना, तो उसके जो लंगर होता है ना, उसे एंकर कहते हैं। वो लंगर जब डल जाता है ना, तो फिर कश्ती चल नहीं सकती, इसे कहते हैं एंकरिंग। तो अगर आपने कभी भी कोई भी निगोशिएशन करनी है, तो आप हमेशा अपनी फिगर पहले डाल दें, वो फिगर एंकर बन जाएगी। चाहे कम डालें चाहे ज़्यादा डालें। अगर आपने किसी और को फिगर डालने का मौका दिया, तो वो फिर एंकर बन जाए। इसीलिए आप देखें ना, ये जो वो कारपेट बेचते हैं, वो फ़ौरन ही आप कितने का है, वो कहेगा 20,000। वो बेशक 5,000 का बेच दे, लेकिन आपको बाद में एहसास होगा कि 2,000 का था। जो सियाने वाले हैं वो क्या कहते हैं, कारपेट को देख के, चलो यार ये 1,500 रुपये रखो। वो बेहोश होने की एक्टिंग करता है आगे से। ठीक हो गया? याद रहेगी एंकरिंग? चलो शुक्र है। प्लान ABC आप देंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें आप स्पेसिफिक हो जाएंगे, चॉइसेस क्रिएट कर दे। प्लान इज स्पेसिफिक एंड रिस्पॉन्सिबल, स्टेट योर रिकमेंडेशन क्लियरली, मेक इट कॉल टू एक्शन। प्लान के साथ साथ जो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा लिखते हैं वो हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट और प्लान में क्या फ़र्क है? रिपोर्ट प्लान के बगैर भी उससे ठीक बात है, और क्या फ़र्क है? शाबाश, वेल डन। रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन, वेल डन, और एनालिसिस होता है। जैसे आपने कहा ना कि ये कमरा, ये छोटी सी रिपोर्ट हो जाए कि जी इस जगह पे फाउंडेशन में हॉल जो है वो छोटा है, तो ये एक रिपोर्ट है। आपने कहा प्रॉब्लम बताएं, प्रॉब्लम का जो बताया है वो रिपोर्ट है, एनालिसिस किया जो रिपोर्ट है, और जो उसका सॉल्यूशन दिया वो प्लान। तो अक्सर जगह पे आपको रिपोर्ट दे, जैसे अब आपने केमिकल प्लांट की जी, तो पहली चीज़ आपने रिपोर्ट देनी है कि जी रिपोर्ट में आपने ये करना है, बताना है इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स के साथ हो क्या है। सबसे पहले ये बताएं कि आप रिपोर्ट लिख क्यों रहे हैं, उसको एक स्ट्रक्चर दें। स्टेट द फैक्ट्स फुली एंड एक्यूरेटली, सेपरेट ओपिनियन फ्रॉम फैक्ट। ओपिनियन फ्रॉम फैक्ट का क्या मतलब है? और रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें करें जो मैंने आपको कहा था। वो कौन कौन सी थी जो मैंने आपको कहा था? फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? टेक्स्ट, दूसरी क्या है? बुलेट्स, टेबल, ग्राफ और बॉक्स। याद रखना है, जब आप ये स्ट्रक्चर देंगे ना, तो आपकी रिपोर्ट को पसंद किया जाएगा। A report is about what happened, how happened and why। अच्छा, अब ये हम इधर से चले हैं, तो यहाँ से हम गए थे who, what, when, और अब रिपोर्ट पे जब आए हैं तो ये why भी इसमें शामिल हो गया, क्योंकि रिपोर्ट एक एक्स्ट्रा चीज़ है, उसमें how शामिल अलबत्ता नहीं होगा। टेक एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रपोजल दैट विन, गेट टू द पॉइंट फास्ट,
show how your project meet their needs, organize to pursue, make it urgent, improve your, it need not to be dull. हमारा एक बड़ा चैलेंज होता है कि हम टू द पॉइंट बात नहीं करते। तो जैसे आप लोगों से पहले मैंने मिसाल दी थी, एक शुरू में हम एक डिस्कस करते थे जब हम ऐसे राइटिंग में करते थे, तो वो क्या था, लाहौर ट्रैफिक का। तो लाहौर ट्रैफिक में हम एक एनालिसिस की बात करते थे कि लाहौर की ट्रैफिक कैसे का। तो अगर आपने किसी को लाहौर ट्रैफिक का प्रपोजल देना है तो आप बिल्कुल सीधी पहली लाइन से लिखें कि लाहौर ट्रैफिक जो है ना वो एक मैस है। अब ये स्मॉग आया हुआ है, तो जो बंदा स्मॉग पे कोई रिपोर्ट लिखेगा तो उसका काम ये कि सबसे पहले लिख दे कि ये स्मॉग है बस, और स्मॉग बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और इतने लोग बीमार हो रहे हैं और इस तरीके से आ रहा है। अच्छा जी, इसके साथ मैं अभी कंक्लूड करता हूँ इस सेशन को, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा टाइम है इसलिए आप लोग एक वो वाला लिखेंगे कवर लेटर। इन दोनों में से 10 मिनट के अंदर अंदर कोई एक चीज़ लिख के आपने आके पढ़ के सुनानी है। आप में से मार्केटिंग को पढ़ा, MBA कोई कर रहे, कोई बिजनेस मैनेजमेंट, कुछ भी नहीं कर रहे, कोई काम की चीज़ भी कर रही है कि नहीं? इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं इंजीनियरिंग के साथ साथ? जो इंजीनियर्स हैं ना उन्होंने ये लिखना, ये सेल करना है। जो इंजीनियर वाले हैं वो ऊपर वाला करेंगे, बाकी नीचे वाला करेंगे। ये याद रखना है। कोका कोला, मिस्टर कामरान खान कंसिडर एज सेल्स पर्सन। सो सेल्स पर्सन की एक ईमेल लिखनी है कि आपको सेल्स पर्सन क्यों रखा जाए। जो इंजीनियर हैं उन्होंने ये लिखना है कि आप कोई चीज़ बेच रहे हैं और आपका कोई बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल बनाना हर बंदे के लिए ज़रूरी है। समझ लग गई? हमने डिफाइन कर लिया है। जो इंजीनियर, कितने इंजीनियर हैं अब तो, अब हाथ ही नहीं उठा रहे, इधर वालों ने छोड़ दी इंजीनियरिंग। कोई जो एक दो फीमेल्स में कोई नहीं थी केमिकल इंजीनियरिंग। बेटा वो हाथ ऊपर के खुश हों आप, केमिकल इंजीनियरिंग जो है इतना अच्छा काम है। आपने ऊपर वाली में बिजनेस मॉडल देना है कि जी आप कोई चीज़ बेच रहे हैं। क्या चीज़ बेचेंगे आप? ऑयल बेचें आप या कुछ और बेचें आप जो। और नीचे वालों ने, इंजीनियर्स के अलावा बाकी सब ने, कोका कोला में, कोका कोला का तो आपको पता ना क्या चीज़ है। कोका कोला में कहना है कि मुझे सेल्स पर्सन रख लें, अपने आप को सेल करें। बताएं मुझे कि सेल्स पर्सन आप कैसे अपने आप को सेल करेंगे। आपने ईमेल लिखनी है, लेकिन ईमेल में आप ये कहेंगे, ईमेल का क्या मतलब है, मुख्तसर सी बात करेंगे कि मैं ये हूँ, और इसमें दिस ईमेल शुड गो एज ए कवर लेटर। साथ आप लगाएंगे CV। ठीक हो गया? आप कहेंगे मेरा CV साथ लगा हुआ है, लेकिन CV पढ़ने से पहले उसने ईमेल पढ़नी है। आपने उसे कन्विंस करना है कि आपका CV पढ़े और आपको बुलाए। Hello, Mr. Kamran Khan. This is me, Mohammad Asad Abbas. हेलो मिस्टर Kamran Khan. मिस्टर कामरान खान। This is Mohammad Asad Abbas here. अच्छा ये बताइए कि ये यहाँ पे ईमेल में लिखना ठीक है पहले जुमले में दिस इज़ मोहम्मद असद अब्बास? क्यों? ये एंड पे वैसे भी आ जाएगा, ठीक है? तो वो उनको मौका दें कि वो आपका नाम एंड पे पढ़ें। और तो मैसेज में पहले लिखना चाहिए, व्हाट्सएप मैसेज या वैसे मैसेज में कि जनाब मैं फ़लाना हूँ और मैं इस सिलसिले में कर रहा हूँ, लेकिन ईमेल में ये नहीं आएगा। और बताइए। I heard about an announcement. I heard about an announcement that you required a sales representative in your Coca-Cola industry. हर जुमला जो है वो प्रोफेशनल राइटिंग में इम्पॉर्टेंट है। अभी तक तो कामरान खान साहब को कोई नई बात पता नहीं चली, क्योंकि अनाउंसमेंट तो उन्होंने खुद दी है। I have been a sales. अभी तो अगला बताता हूँ। I heard that you are looking for sales representative। ये जुमला ठीक है, लिखना चाहिए? तो क्या लिखना चाहिए? आई वॉन्ट टू हैव। मेरा ये ख्याल है, मैं इस पर कोई इतना श्योर नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कर दें कि आप ये एक चीज़ लिखते हैं कि दिस इज़ विद रेफरेंस टू द वैकेंसी ऑफ सेल्स पर्सन्स।
कि जस्ट हल्का सा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। चलिए जी आगे बताइए। I have been a salesman in government industry and worked there for almost 5 years. गवर्नमेंट इंडस्ट्री में आप सेल्समैन थे, गौरमे में आप थे, गौरमे में सेल्समैन, तो ये तो इनएक्यूरेट हो गया ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आप इस हालत में बगैर सेल्समैन ना होते हुए भी सेलमैन बने, तो ये तो आप गौरमे में थे तो इनएक्यूरेट हो गई। और I have good experience of selling the soft drinks. I have good experience of Selling the सेलिंग, ठीक हो गया, यानी सेलिंग तो तैरना होता है। अच्छा जी और बताइए। You can consider me for this job for the well growth of your company. यू कैन कंसीडर मी, एहसान कर रहे हैं आप कोका कोला पे। ये वो डायलॉग हैं जो कि एक फेवर है कि जनाब धमकी भी कहा जा सकता है। तो आइए असद साहब, आपने क्या पढ़ा हुआ है The BS environmental. एनवायरमेंटल साइंसेज में, तो ये आप इस पे गौर करें। इधर से फीमेल कोई आए, जी बेटा आप आइए। अपने आप को सेल करना कितना मुश्किल काम है, पता लगेगा आपको भी। आप अपनी डिग्रियां कंप्लीट करेंगे फिर आपको याद आएगी हमारी। जी To Mr. Kamran Khan. हाँ जी। Subject appointment as sales representative. ये इसका मैं इंतज़ार कर रहा था कि सब्जेक्ट ईमेल में ऊपर भी आ गया, नीचे भी दोबारा आ गया। मैं फिर भी इसको अप्रिशिएट करूंगा कि दूसरी दफ़ा भी अगर आ जाए तो हर्ज नहीं है। जी Hi, Mr. Kamran Khan. Referring to your company's act, I have हाँ, seen in law. ये जो मैं आपको कह रहा था रेफरेंस, आपने बस एक दो लाइनें, दो लफ्ज़ बोले, वेरी नाइस। जी बताइए। I am writing this cover letter for appointment as sales representative. इस जुमले की ज़रूरत नहीं है, ये कवर लेटर ही है, इसको बताने की तो ज़रूरत नहीं है। कवर लेटर है, इस जुमले वेस्ट नहीं करने, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ। आगे बताइए, पढ़िए। As the company is in a dire need of salesmen right now, I योर कंपनी इज इन अ डायर नीड। इज कोका कोला इन डायर नीड? कोका कोला इज नॉट अ डायर नीड। इट इज, इट माइट बी, लेकिन वो ये उनको ये सुनने का शौक नहीं है कि कोई उनको ये बताए। आगे बताइए जी। I would be the perfect match हाँ for company's needs. A sales representative should be one who is proficient in communication skills, अच्छा punctual and best seller. So here I am and I have all the qualities mentioned above. अच्छा My resume is also attached here. Take out some time of your busy schedule हाँ. and give a look. Reply me with the time of meeting or interview. I will completely fit in your company's demands. अच्छा जी, इसमें जो आखिरी जुमला है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। रिप्लाई मी के बजाय कह सकते हैं कि प्लीज़ रिप्लाई एट योर कन्वीनियंस। अब इसमें एक मसला है, आपने ये कह तो दिया है कि आपको ये स्किल है, ये कैसे साबित करेंगे कि आप ये स्किल हैं? सर वो resume में अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ करें कि जी यहाँ पे एक लाइन और आनी चाहिए जिसमें आप अपने आप को सेल करें कि आपने ये पॉइंट तो अच्छा दिया कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए ये स्किल चाहिए, तो ये पॉइंट तो ठीक है। उससे पहले वाली लाइन थोड़ी सी डॉजी थी, लेकिन ये पॉइंट ठीक है कि जब आप किसी कंपनी को ये बताते हैं ना कि मुझे पता है कि आप में कौन सी स्किल चाहिए, तो वो इसको अप्रिशिएट करते हैं कि कम से कम आप आते साथ ही ना ये नहीं करेंगे कि मुझे सब कुछ पता है। लेकिन यहाँ पे लाइन आनी चाहिए कि अब आपके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, ठीक है, और आप लोगों का ज़्यादा चैलेंज ये कि आपने एक्सपीरियंस के बगैर नौकरी लेनी है। तो एक्सपीरियंस के बगैर जाकर आपने नौकरी लेनी है तो आपने किस बेस पे लेनी है? कॉम्पिटेंस नहीं, स्किल, ठीक है, और स्किल को आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है। अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करने का क्या तरीका है? वो तरीका ये हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन में कोई प्रोजेक्ट किया है। दूसरी, यहाँ आप कहें कि आई एम अ पीपल्स पर्सन, ठीक हो गया। तीसरा ये कि आप कहें कि मैं सोशल वर्क करती रही हूँ। सोशल वर्क भी एक फॉर्म होती है पब्लिक डीलिंग की। सर ये बातें यहीं पे आ जाएंगी, हम उसमें एक आधी लाइन कवर लेटर में तो लाइनें आती हैं 3-4 कवर लेटर में, क्योंकि कवर लेटर ज़्यादातर होता है 2 पैराग्राफ पे या 3 पैराग्राफ, तो उसमें ये लाइनें आती हैं। उसमें आप अपना केस बिल्ड करते हैं, उसमें तो फैक्ट्स देते हैं ना कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया।
बहुत ठीक है, बेटर देन बिफोर जी। इस तरफ से कोई आइए, वो केमिकल वाले हैं, आप केमिकल वाले हैं? हाँ केमिकल वाले, मैं केमिकल वाले में इंटरेस्ट। आ जाए जिन्होंने सुपरमार्केट को सेल करना है। सुपरमार्केट वाले कौन है? आइए, आप सुपरमार्केट को सेल करना चाहते हैं? आइए 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 आइए, सुपरमार्केट को करें सेल, पता चले। Hi, Mr. Kamran Khan, Head of HR of Coca-Cola. I am Najibullah Yusufzai. We work with a Pepsi, but due to some sort of reason, I leave my job as a salesman at Pepsi. आपने पेप्सी में काम किया? No, sir, वो थोड़ा बनाना पड़ता है। थोड़ा बनाना पड़ता है। अब आपका बनाना जो है वो रिजेक्टेड है। जस्ट लीव इट हियर, सिट डाउन। Sir, बाकी आप ना पेप्सी में रहेंगे ना स्कोक में। अच्छा जी, और कोई आए? जी आए। जी Mr. Mohammed Kamran Khan, subject request to appointed as a sales manager or representative. Dear Mr. Khan, hope so you are doing well. Basically, ये ठीक बात है। ग्रीटिंग्स, सैल्यूटेशंस एंड ग्रीटिंग्स। अच्छा जी, I have come to know about the job opportunity from LinkedIn. I go to the ये भी ठीक पॉइंट है कि लिंक्डइन से आपको अगर पता चला है स्पेसिफिकली, अगर आपको स्पेसिफिकली पता चला है तो आप मेंशन करें ताकि उनको पता चले कि ये लिंक्डइन को फॉलो करते हैं। I go through the post in which your company mentions that you need a sales representative. इसकी ज़रूरत नहीं थी, आपने जब लिंक्डइन में कह दिया तो दूसरी लाइन नहीं वेस्ट करनी। और बताएं। I found myself very relevant for this vacancy as I have a lot of experience in my marketing. I work with the different organizations and NGOs as well, अब ये बताना है कौन सी। like Al Khidmat and any other. ये तो आपने स्पेसिफिकली बताना है, क्योंकि मेन पर्पस होता है जनरल नहीं, स्पेसिफिक। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इतने 2 years डूइंग दिस। अच्छा, Hope so. You will consider me. I send my resume as well. You can contact me on this same email, and here is my contact as well. Thanks for paying attention. माई कॉन्टैक्ट इज गिवन बिलो। ठीक हो गया? हाँ, Thanks for paying attention. Regards. Best regards. थैंक यू फॉर योर टाइम। ठीक है, Best regards, Mustash. थैंक यू, तशरीफ रखें। आपके ख्याल में इन कवर लेटर पे को बुलाएगा? मुश्किल है, तो ये मुश्किल काम है। ठीक हो गया, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं होता है कि कंपनीज ने किसी और तरीके से बुलाना होता है। जी सर, जिस तरह सीवी में लिखता है ना, जिस तरह मैंने तो वो तो सच नहीं होते हैं, तो फिर क्यों वो रिकमेंड करते हैं? देखिए, सच जो है ना उसमें 2 बातें हैं। एक होती है एक्यूरेसी, एक होती है आपकी प्रेजेंटेशन। आपने जो काम नहीं किया, ठीक है, वो काम आप लिखेंगे तो वो आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप स्ट्रेच करके लिख लें। मसलन आपने फॉर एग्जांपल सेल नहीं की किसी कंपनी में, लेकिन आपने, जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं सोशल वर्क, वो आप कह सकते हैं जी मैंने की है। आप कह सकते हैं आई हैव एन एप्टीट्यूड फॉर सेल। ये वी आर टॉकिंग अबाउट सीरियस थिंग। आपने कहा आप कोका कोला में जाके कहेंगे कि मैंने पेप्सी में काम किया, आपका क्या ख्याल है कोका कोला वाले को पता नहीं चलेगा आपने पेप्सी में काम किया? मिसाल दे रहा हूँ, उसको पता नहीं चलेगा। क्या कोका कोला वाले पेप्सी वालों को जानते नहीं होंगे? मार्केट में लोग एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक प्रोजेक्ट किया था अपनी एजुकेशन में, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट किया था। प्रोजेक्ट हो सकता है आपने कम किया हो सकता है आपके दोस्त ने किया हो सकता है आपने कम रोल प्ले किया, लेकिन आप उसको बता सकते हैं कि हाँ मैंने काम किया था। सो आप उसका जो एक वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप एक नई चीज़ नहीं बना सकते, तो उसमें आपको नुकसान होगा। मैं वापस अपनी तरफ आता हूँ कि बावजूद इसके कि आपको ये लग रहा है कि ये इम्प्रेसिव नहीं है, इन्हीं कवर लेटर्स में से लोग निकलते हैं। प्राइवेट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में रेफरेंसेस की वैल्यू होती है, लोग कहेंगे, लेकिन वो इंटरव्यू तक ही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी को कहेंगे अच्छा जी बुला लेते हैं, पूछ लेते हैं, बुला लेंगे, उसके बाद नहीं कोई करेगा। और आपका भी काम ये है कि आपने भी बीच में से पिक हो जाना है। तो इन्हीं कवर लेटर में से लोग पिक हो रहे हैं, बिल्कुल इन्हीं में से हो रहे हैं, आप भी हो सकते हैं। सिर्फ उसमें आपने अपने स्किल को स्पेसिफिक तरीके से पेश करना है। आपने ऐसी 2-3 दफ़ा जब आप खुद पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने पढ़ा है ना,
खुद आपने जो पढ़ा है ना, आप उसको 4-5 दफ़ा, इसी ड्राफ्ट को 4-5 दफ़ा पढ़ते आप लोग जो आए फीमेल्स और मेल, तो आप इसको बेहतर कर लेते। तो मेरा मशवरा ये है कि जहाँ पे भी प्रोफेशनल राइटिंग करें, ये उसकी फॉर्म है, CV, कवर लेटर, ईमेल, मेमो, बिजनेस लेटर, प्लान, रिपोर्ट्स, तो उसको 2-4 दफ़ा इम्प्रूव करें। और हमेशा आज के लेसन का जो जनरल है, ऑडियंस पर्पस, ऑडियंस पर्पस, ऑडियंस पर्पस, कौन आप पढ़ने वाला है और आप क्यों लिख रहे हैं, क्या आपका पर्पस फिल होगा तो आपके काम में वैल्यू हो जाएगी। इसी का 1-2 पीछे होंगी, आपको जो असाइनमेंट होगी उसको भी कीजिएगा। फिर देखते हैं, अभी आपसे मुलाकात होपफुली होगी, क्योंकि आगे छुट्टियां भी हैं, होपफुली शायद छुट्टियों के बाद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।